आज की कहानी का टाइटल है मयोंग असम ब्लैक मैजिक, एक पत्रकार की आंखों देखी सच्चाई। दोस्तों, आज की यह डरावनी कहानी एक पत्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जाएगी। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आप बीती है जो जमीन से जुड़ी है, सोचने पर मजबूर करती है और डर को चीख चिल्लाहट नहीं, खामोशी में महसूस कराती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मैं पत्रकार हूं, और पत्रकार होने का मतलब सिर्फ खबरें लिखना नहीं होता, बल्कि उन सच्चाइयों तक पहुंचना भी होता है जिनसे लोग डर कर मुंह फेर लेते हैं। यह कहानी किसी अफवाह, किसी फिल्मी कल्पना या इंटरनेट पर फैली डरावनी बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि उस जमीन की मिट्टी से उठी है जहां सदियों से लोग आज भी फुसफुसाकर बात करते हैं। असम का मायोंग, जिसे भारत में ब्लैक मैजिक की राजधानी कहा जाता है, मेरी पत्रकारिता की सबसे कठिन और सबसे डरावनी यात्रा बना। और यह यात्रा मुझे यह सिखा गई कि हर रहस्य को चुनौती देने से पहले इंसान को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। मायोंग के बारे में मैंने पहली बार एक पुराने अखबार के आर्काइव में पढ़ा था, जहां 1960 के दशक की एक रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे एक आदमी दिन दहाड़े भीड़ के सामने गायब हो गया था। रिपोर्ट अधूरी थी, स्याही फैली हुई, और आखिरी लाइन पर किसी ने पेंसिल से लिखा था, यहां सच पूछना खतरे से खाली नहीं। एक पत्रकार के लिए इससे बड़ा न्योता और क्या हो सकता था। लेकिन आज जब मैं यह लिख रहा हूं तो समझता हूं कि ज्ञान की खोज और अहंकार की जिद में बहुत महीन फर्क होता है। मायोंग को लेकर आम धारणा यह है कि यहाँ काला जादू आज भी जीवित है, लेकिन असली बात यह है कि यहाँ के लोग इसे विद्या कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिसे समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, न कि तमाशा देखने की भूख। किताबों में इसे ब्लैक मैजिक लिखा गया, टीवी चैनलों ने इसे सनसनीखेज बना दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इस जगह का डर इसके रहस्यों में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास में छिपा है। जब एक समाज किसी चीज को पीढ़ियों से सच मानता है, तो वह सच बन जाती है, चाहे बाहर से देखने वाला उसे माने या ना माने। मैं गुवाहाटी से मायोंग के लिए निकला तो रास्ता बिल्कुल सामान्य था। हरे भरे खेत, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गांव और सड़क के दोनों ओर चलते लोग। लेकिन जैसे जैसे मायोंग नजदीक आता गया, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा, लोगों की बातचीत कम होने लगी और एक अजीब सी चुप्पी फैलती चली गई। यह चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि सावधानी की थी। जैसे हर कोई जानता हो कि कुछ बातें कहीं नहीं जाती, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते। मायोंग पहुंचकर मैंने सबसे पहले यह सीखा कि यहां बाहरी व्यक्ति को देखकर लोग सीधे मना नहीं करते, बल्कि टाल देते हैं। कल आना, बुजुर्ग से पूछो, यहां ऐसे सवाल ठीक नहीं। ये सब जवाब एक ही बात कहते थे, आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां नियम किताबों में नहीं, लोगों के मन में लिखे होते हैं। एक पत्रकार के लिए यह सबसे बड़ा सबक था कि हर सच्चाई माइक्रोफोन के सामने नहीं बोली जाती। मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा वह बिल्कुल साधारण था। लकड़ी की पुरानी खिड़कियां, दीवारों पर नमी के निशान और एक अजीब सी गंध जो शायद समय की थी। रात को जब मैं अपने नोट्स लिख रहा था, तब पहली बार महसूस हुआ कि मायोंग का डर अंधेरे में नहीं, बल्कि खामोशी में है। बाहर से कोई आवाज नहीं, कोई कुत्ते के भौंकने की आहट नहीं, बस दूर जंगल से आती हल्की हवा की सरसराहट। उस रात मुझे नींद कम और सोच ज्यादा आई। क्या मैं सच में यहाँ की सच्चाई समझने आया हूं, या सिर्फ उसे साबित करने? पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म सवाल पूछना है, लेकिन मायोंग ने मुझे सिखाया कि कुछ जगहों पर सवाल पूछने से पहले सुनना जरूरी होता है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी की शुरुआत नहीं थी, यह एक सीख की शुरुआत थी कि हर रहस्य को उजागर करना बहादुरी नहीं होता, कभी कभी उसे समझकर चुप रहना ही समझदारी होती है। और मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन मुझे इस सोच पर बार बार मजबूर करेंगे। अगली सुबह मायोंग में मेरी आंख खुली तो सबसे पहले एहसास हुआ कि यहां समय किसी और रफ्तार से चलता है। सूरज निकल चुका था, लेकिन गांव में वैसी हलचल नहीं थी जैसी किसी आम भारतीय गांव में होती है। न बच्चों की शोरगुल, न रेडियो की आवाज, न ही सुबह सुबह की आपाधापी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव पहले सोचता है फिर चलता है। एक पत्रकार के रूप में मैं लोगों के व्यवहार से खबर निकालने का आदी हूं, और मायोंग में पहला संकेत यही था कि यहां हर हरकत के पीछे एक अनकहा नियम छिपा है। मैं नोटबुक लेकर बाहर निकला और सबसे पहले चाय की तलाश में गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ बुजुर्ग नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे।
मैंने सामान्य सा अभिवादन किया और उन्होंने भी सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर टिकने से बच रही थीं। मैं समझ गया कि मेरा बाहरी होना साफ दिख रहा है, कपड़ों से नहीं, मेरी चाल से, मेरे सवालों वाली आंखों से। पत्रकार अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे कितने भी साधारण बनने की कोशिश कर लें, उनका इरादा झलक ही जाता है। चाय की दुकान छोटी सी थी, लेकिन वहां बैठा आदमी उम्र और अनुभव में बहुत बड़ा लगता था। मैंने चाय मंगाई और बिना जल्दबाजी के आसपास देखता रहा। मायोंग के बारे में मैंने तय किया था कि यहां सवाल सीधे नहीं पूछूंगा। मैंने उससे पूछा कि यहाँ के लोग इतने शांत क्यों रहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि शांति यहाँ की आदत नहीं, जरूरत है। यह जवाब छोटा था, लेकिन अर्थ बहुत गहरा। मैंने पहली बार महसूस किया कि यहाँ शब्दों को तौला जाता है, जैसे हर शब्द का कोई असर पड़ता हो। कुछ देर बाद वही आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। उसने खुद बताया कि वह इस गांव में जन्मा है और यहीं पला बड़ा है। मैंने अपना परिचय एक सामान्य लेखक के रूप में दिया, पत्रकार शब्द जानबूझकर नहीं इस्तेमाल किया। उसने मेरी नोटबुक की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे सब समझ गया हो। फिर उसने जो कहा वह मेरी इस यात्रा की पहली खुली चेतावनी थी। उसने कहा कि मायोंग देखने की जगह नहीं है, इसे समझने की कोशिश भी हर किसी को नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि अनुभव था। उसने बताया कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं, सवाल पूछते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर अपनी कहानियां बना लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यहाँ की विद्या को तमाशा बनाने से गांव को नुकसान पहुंचता है। मैंने उससे पूछा कि नुकसान किस तरह का। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि हर जगह की अपनी मर्यादा होती है और मायोंग की मर्यादा का उल्लंघन करने पर चीजें बिगड़ जाती हैं, भले ही वह तुरंत न दिखे। मेरे अंदर का पत्रकार उस वक्त दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा कह रहा था कि यही तो स्टोरी है, रहस्य, चेतावनी, अनकही बातें। दूसरा हिस्सा कह रहा था कि शायद यह जगह खुद तय करती है कि कौन क्या जान पाएगा। मैंने उससे ब्लैक मैजिक शब्द का जिक्र नहीं किया, फिर भी उसने कहा कि बाहर की दुनिया इसे जो चाहे नाम दे, लेकिन यहां इसे ज्ञान माना जाता है और ज्ञान का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध होता है। हमारी बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि आसपास बैठे लोग भी हमारी तरफ कान लगाए हुए थे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे। यह ऐसा था जैसे मैं किसी अदृश्य दायरे के भीतर बैठा हूं, जहां हर शब्द गिना जा रहा है। उस आदमी ने आखिर में मुझसे एक सवाल पूछा, जो अब तक मेरे दिमाग में गूंज रहा है। उसने पूछा कि क्या मैं यहां कुछ साबित करने आया हूं या कुछ समझने। एक पत्रकार के लिए यह सवाल बहुत भारी था, क्योंकि हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सच हमारे कैमरे और कलम से तय होगा। मैंने उस दिन बिना कोई बड़ा सवाल पूछे वापस लौटने का फैसला किया। नोटबुक में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन मन में बहुत कुछ दर्ज हो गया। मायोंग ने दूसरे ही दिन मुझे यह सिखा दिया कि डर हमेशा अजीब घटनाओं से नहीं आता, कभी कभी वह उन सवालों से आता है जिनका जवाब देने से लोग बचते हैं। उस शाम जब मैं गेस्ट हाउस लौटा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहां रहना आसान है, लेकिन यहां से सही सलामत वही लौटेगा जो अपनी सीमाएं समझ ले। उस रात मैं देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि यह जगह मुझे धीरे धीरे अपने नियमों में बांध रही है। यह कोई अचानक होने वाली हॉरर कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दहशत की शुरुआत थी जो आवाज नहीं करती, बस भीतर उतरती चली जाती है। और मुझे अब यह साफ दिखने लगा था कि मायोंग अपनी सच्चाई हर किसी को नहीं देता, बल्कि पहले परखता है कि सामने वाला कितना संभाल पाएगा। तीसरे दिन की सुबह मैं पहले से ज्यादा सतर्क था, जैसे मेरा मन स्वीकार कर चुका हो कि मायोंग में हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। पत्रकार होने की आदत मुझे सुबह जल्दी जगा देती है, लेकिन यहां जागने के बाद उठने का मन नहीं करता था, जैसे बिस्तर भी कह रहा हो कि आज बाहर निकलना जरूरी नहीं। फिर भी मैं निकला, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचने की जिद पत्रकार को आगे बढ़ाती है, डर पीछे खींचता है, और इन दोनों के बीच का संघर्ष ही असली अनुभव बनता है। मैं आज गांव के उस हिस्से में जाना चाहता था जहां आम लोग कम जाते हैं। किसी ने साफ रास्ता नहीं बताया, लेकिन इशारों में समझा दिया कि पीपल के पुराने पेड़ के आगे से कच्चा रास्ता मुड़ता है। रास्ते पर चलते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि मायोंग में दूरी किलोमीटर से नहीं, मानसिक दबाव से नापी जाती है। जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही खामोशी गहरी होती चली गई। पक्षियों की आवाज भी दूर होती लगी, जैसे प्रकृति खुद यहां बोलने से बचती हो। रास्ते में मुझे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला, जिसके हाथ में कुछ सूखे पत्ते और जड़ें थीं।
वह मुझे देखकर रुका, पर सवाल उसने नहीं किया। मैंने ही बातचीत शुरू की और पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है। उसने कहा कि कुछ चीजें खोई नहीं होती, बस समय पर मिलनी होती हैं। यह जवाब किसी कवि का लग सकता है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा भाव था जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। मैंने महसूस किया कि यहाँ लोग साधारण भाषा में बहुत असाधारण बातें कह जाते हैं। मैंने उससे मायोंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर भी उसने अचानक कहा कि जो यहाँ सिर्फ देखने आता है वह कुछ नहीं समझ पाता। उसकी आवाज में न चेतावनी थी, न डराने का प्रयास, बल्कि एक थका हुआ अनुभव था, जैसे वह यह बात कई बार दोहरा चुका हो। उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि लिखने से पहले महसूस करना सीखो, वरना जो लिखोगे वह सच नहीं लगेगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी असहजता हुई, क्योंकि एक पत्रकार के लिए उसकी कलम ही उसकी पहचान होती है। आगे बढ़ते हुए मुझे एक पुराना सा घर दिखा, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ नजर आ रही थीं। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की धूप छनकर आ रही थी। मैंने बिना अंदर गए ही महसूस किया कि यह जगह खाली नहीं है, भले ही वहां कोई दिखाई न दे। यह एहसास किसी आवाज या छाया से नहीं आया, बल्कि एक दबे हुए बोझ की तरह था जो सीने पर आकर बैठ जाता है। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उस घर की छवि मेरे मन में रह गई। दोपहर तक मैं लौट आया, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ था। गेस्ट हाउस में बैठकर मैंने अपने नोट्स पलटे और पाया कि शब्द लिखने के बावजूद कुछ अधूरा रह रहा है। यहाँ की कहानी घटनाओं से नहीं बन रही थी, बल्कि एहसासों से बन रही थी। एक पत्रकार के लिए यह सबसे कठिन चुनौती होती है, क्योंकि हम सबूत ढूंढते हैं, जबकि मायोंग अनुभव मांगता है। बाहर से इसे अंधविश्वास कहा जा सकता है, लेकिन अंदर रहकर समझ आता है कि यह एक पूरा सांस्कृतिक ढांचा है जिसे एक नजर में नहीं आंका जा सकता। शाम के वक्त मुझे वही चाय की दुकान वाला फिर मिला। इस बार उसने खुद बात शुरू की और पूछा कि आज कहां तक घूमाए। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने बिना सुने ही कहा कि कुछ जगहें आपको देखते ही नहीं, वे आपको महसूस करती हैं। मैंने उससे पूछा कि लोग यहाँ इतने सालों से इन सब के साथ कैसे जीते हैं। उसने कहा कि डर के साथ जीना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसे नकारना। शायद इसीलिए यहाँ के लोग डर को स्वीकार कर लेते हैं, उससे लड़ते नहीं। रात को मैं फिर देर तक जागा रहा। बाहर अंधेरा उतना घना नहीं था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मायोंग की परतें धीरे धीरे खुल रही हों और हर परत के साथ यह जगह मुझे थोड़ा और अपने भीतर खींच रही हो। कोई डरावना दृश्य नहीं था, कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, फिर भी मन शांत नहीं था। यह वही तरह का डर था जो बिना दिखे पीछा करता है, और सबसे ज्यादा वही डर इंसान को बदल देता है। उस रात मैंने यह पहली बार लिखा कि शायद यह कहानी ब्लैक मैजिक की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो लोगों को सदियों से बांधे हुए है। मायोंग डराने की कोशिश नहीं करता, वह परखता है। और अब मुझे यह साफ दिखने लगा था कि मेरी यह यात्रा सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा बन चुकी है जहां हर दिन मुझे खुद को साबित नहीं, बल्कि समझना सीखना होगा। चौथे दिन मैं इस एहसास के साथ उठा कि अब मैं सिर्फ मायोंग को देख नहीं रहा हूं, बल्कि वह मुझे देखने लगा है। यह एक अजीब सा विचार था, लेकिन यहां रहते हुए दिमाग खुद ब खुद ऐसे निष्कर्ष निकालने लगता है। सुबह की हवा में भी अब मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा था, जैसे हर सांस के साथ यह जगह मेरे भीतर उतरती जा रही हो। एक पत्रकार होने के नाते मैंने हमेशा माना था कि दूरी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन मायोंग में दूरी अपने आप खत्म होने लगती है। मैं आज स्थानीय पुस्तकालय जाने का इरादा करके निकला। कहा जाता है कि वहां पुराने ग्रंथों और हस्तलिखित पन्नों में मायोंग की विद्या के संकेत मिलते हैं। रास्ता पूछने पर किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर जाना है तो चुपचाप जाना, क्योंकि वहां शब्द भी सुनते हैं। यह वाक्य सुनकर मैं हंसा नहीं, बल्कि और गंभीर हो गया, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने समझ लिया था कि यहां कही गई बातें मजाक नहीं होती। पुस्तकालय बाहर से साधारण सा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही समय जैसे पीछे चला गया। लकड़ी की अलमारियां, धूल भरी किताबें और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बिना आवाज किए पन्ने पलट रहा था। मैंने विनम्रता से उसे प्रणाम किया और बैठ गया। काफी देर तक उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, जैसे मेरी मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं किया गया हो। पत्रकारिता ने मुझे धैर्य सिखाया है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने खुद मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा कि मैं मायोंग को समझना चाहता हूं, न कि उसे साबित करना। उसने मेरी आंखों में देखा, शायद पहली बार किसी बाहरी पर उसने भरोसे की कोशिश की। उसने बताया कि मायोंग का डर किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की स्मृतियों में बंद है।
जो लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं वे कुछ चीजें जानते हैं और कुछ भूलना सीख लेते हैं। यही संतुलन उन्हें सुरक्षित रखता है। उसने मुझे एक पुराना पन्ना दिखाया जिस पर कुछ मंत्र जैसे शब्द लिखे थे, लेकिन वह तुरंत बोला कि इनका मतलब जानना जरूरी नहीं है। उसने कहा कि ज्ञान और उपयोग के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और जो उसे पार करता है वह अक्सर पछताता है। यह बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि ब्लैक मैजिक की असली भयावहता उसकी क्रिया में नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग में है। यहाँ डर इसलिए नहीं है कि लोग कुछ कर सकते हैं, बल्कि इसलिए है कि वे जानते हैं कि कब नहीं करना चाहिए। लौटते वक्त रास्ते में मुझे वही पुराना घर फिर से दिखा। इस बार मैं रुका नहीं बल्कि उसकी तरफ देखे बिना आगे निकल गया। दिल में एक हल्की सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक सीख भी उभर रही थी। हर रहस्य का सामना करना जरूरी नहीं होता। एक पत्रकार के लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हर दरवाजा खोलना ही सत्य की खोज है। मायोंग मुझे यह सिखा रहा था कि कुछ दरवाजे बंद रहकर ही सिखाते हैं। शाम को गांव में हल्की सी हलचल दिखी। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे और मेरी मौजूदगी पर उनकी आवाज और धीमी हो जाती थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ दर्शक नहीं रहा बल्कि किसी चर्चा का विषय बन चुका हूं। यह एहसास डराने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदारी वाला था। अगर मैं यहां कुछ भी गलत समझकर लिख दूं तो वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक समाज की छवि बन जाएगी। रात को जब मैं अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था तो पहली बार मोमबत्ती की लौ बिना हवा के हिलती नजर आई। कोई तेज घटना नहीं हुई, कोई डरावनी आकृति नहीं दिखी, लेकिन उस छोटी सी हरकत ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन मायोंग में हर छोटी चीज भी सवाल पैदा कर देती है। डर तब और गहरा होता है जब दिमाग तर्क और अनुभव के बीच फंस जाता है। मैंने उस रात एक बात साफ लिखी, मायोंग में डर दिखाया नहीं जाता, उगाया जाता है। धीरे धीरे बिना शोर के, जैसे बीज मिट्टी के नीचे जड़ें फैलाता है। और अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी यह यात्रा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बनेगी बल्कि एक ऐसी आपबीती बनेगी जो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि सच को छूने से पहले उसे समझना कितना जरूरी है। 5वें दिन की सुबह कुछ अलग थी। यह एहसास मुझे आंख खुलते ही हो गया। बाहर वही गांव था, वही पेड़, वही रास्ते, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। शायद अब मैं मायोंग को एक खबर की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह देख रहा था। पत्रकारिता में अक्सर हम किसी जगह को समझने से पहले उसे शब्दों में बांधना चाहते हैं, लेकिन यहां शब्द ही पीछे छूटते जा रहे थे। मैं जितना देख रहा था उतना लिख नहीं पा रहा था। आज मैंने तय किया कि बिना किसी तय मकसद के गांव में टहलूंगा। कोई सवाल नहीं, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ देखना और महसूस करना। यह फैसला एक पत्रकार के लिए असामान्य था, लेकिन मायोंग में सामान्य रहना ही असामान्य लगता है। रास्ते में लोग मिले, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने नजरें फेर लीं और कुछ ने मुझे ऐसे देखा जैसे वे तय कर रहे हों कि मैं यहां कितनी दूर तक जा सकता हूं। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था। वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई चेतावनी नहीं लिखी थी, लेकिन फिर भी कदम अपने आप धीमे हो गए। ये डर का धीमा असर था जो सीधे मन पर नहीं बल्कि निर्णय पर असर डालता है। मैंने कुछ दूरी तक ही उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। जंगल बहुत घना नहीं था, लेकिन वहां की हवा में भारीपन था, जैसे नमी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि किसी और चीज की हो। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे छोटे छोटे पत्थरों से बना एक अजीब सा घेरा था। कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस पत्थरों का एक शांत सा विन्यास। मैंने वहां रुककर कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किसी पूजा या डराने के लिए बनाया गया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां कुछ छोड़ दिया हो या कुछ रोका हो। यह एहसास मेरे लिए नया था, क्योंकि शहरों में हम हर चीज को उपयोग या प्रतीक से जोड़ देते हैं, जबकि यहां अर्थ बिना बताए भी मौजूद था। मैं जब वापस मुड़ा तो देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। न उसने मुझे रोका, न कुछ कहा, बस देखती रही। उसकी नजर में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तटस्थ भाव था। मैंने खुद ही कहा कि मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। उसने सिर हिलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि यहां हर कदम अपनी वजह से उठता है, चाहे हमें वह वजह पता हो या नहीं। यह कहकर वह चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। दोपहर के वक्त मैं फिर उसी चाय की दुकान पर बैठा। अब वहां बैठना मुझे परिचित सा लगने लगा था, लेकिन डर कम नहीं हुआ था, बस उसका स्वरूप बदल रहा था।
दुकान वाला आदमी आज ज्यादा बातूनी नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि जंगल की ओर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां चीजें शांत जरूर हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मायोंग में कई जवाब ऐसे ही हवा में छोड़ दिए जाते हैं। शाम को गेस्ट हाउस लौटकर मैंने अपने पुराने नोट्स फिर से पढ़े। अब मुझे साफ दिखने लगा था कि मैं किस तरह धीरे धीरे इस जगह की भाषा समझने लगा हूं। यहां डर कहानी बनकर नहीं आता, बल्कि आदत बनकर आता है। लोग उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे मौसम को करते हैं। यही वजह है कि बाहर से आए व्यक्ति को यह जगह ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि वह उस संतुलन का हिस्सा नहीं होता। रात को अचानक बिजली चली गई। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन अंधेरे में मायोंग अलग ही महसूस होता है। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन कमरे के भीतर मौजूद खामोशी भारी हो गई। मैंने मोमबत्ती जलाई और पहली बार महसूस किया कि यहां रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने के लिए भी जरूरी है। उस रात मैंने डर के बारे में एक नई बात समझी। डर हमेशा तब नहीं आता जब कुछ गलत होता है, कभी कभी वह तब आता है जब सब कुछ बहुत शांत होता है। मायोंग में यह शांति ही सबसे बड़ा सवाल है, और अब मुझे लग रहा था कि यह जगह मुझे धीरे धीरे उस सवाल के पास ले जा रही है, जिसके जवाब के लिए शब्द नहीं, बल्कि समझ चाहिए। छठे दिन की शुरुआत एक अजीब सपने के साथ हुई। सपना कोई डरावना दृश्य नहीं था, न ही उसमें कोई रहस्यमय आकृति थी। फिर भी जागने के बाद दिल भारी था। सपने में मैं किसी सुनसान रास्ते पर चल रहा था और दूर से कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा था, लेकिन आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। मायोंग में रहते हुए मैंने सीख लिया था कि हर सपना सिर्फ मन की कल्पना नहीं होता, कभी कभी वह जगह के असर का परिणाम भी होता है। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मानसिक दबाव है। एक पत्रकार जब किसी अनजानी संस्कृति में लंबे समय तक रहता है तो उसका दिमाग उसी माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन यह समझाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की खामोशी दिमाग को खाली नहीं होने देती। मैं बाहर निकला तो देखा कि गांव पहले जैसा ही शांत है, लेकिन अब इस शांति में मुझे अपने सपने की गूंज सुनाई देने लगी थी। आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका जिक्र मुझे कई बार सुनने को मिला था, लेकिन कोई भी सीधे उसका नाम नहीं लेता था। वह गांव के किनारे रहता था, खेती से जुड़ा हुआ, दिखने में बिल्कुल साधारण। मैंने उससे कोई परिचय नहीं मांगा, न ही किसी विषय पर सवाल उठाया। वह खुद ही बात करने लगा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्यों आया हूं। उसने कहा कि मायोंग में लोग सपनों को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि यहां कई बार सपने आने वाले समय की चेतावनी होते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी असहजता हुई, क्योंकि मैंने अपना सपना किसी को नहीं बताया था। फिर भी उसने कहा कि बाहरी लोग अक्सर यहां आकर सपनों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे इस जगह की मानसिक तरंगों के लिए तैयार नहीं होते। यह शब्द शायद वैज्ञानिक न लगे, लेकिन यहां रहकर यह महसूस होता है कि माहौल इंसान की सोच को सच में प्रभावित करता है। डर यहां किसी घटना से नहीं, बल्कि धीरे धीरे जमा होती अनुभूति से जन्म लेता है। मैंने उससे पूछा कि लोग यहां इन सब के साथ कैसे सहज रहते हैं। उसने कहा कि वे डर से भागते नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर चलते हैं। मायोंग में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश मत करो। ये बात मुझे पत्रकारिता के अपने रवैये से टकराती लगी, क्योंकि हमने हमेशा नियंत्रण और प्रमाण की खोज की है, लेकिन यहां नियंत्रण छोड़ना ही सुरक्षित रहने का तरीका लगता है। दोपहर बाद मैं गेस्ट हाउस में वापस आया, क्योंकि मन थोड़ा भारी था। लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द ठीक से निकल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी मेरे दिमाग में है, लेकिन कलम तक पहुंचते पहुंचते बदल जा रही है। एक पत्रकार के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली होती है, क्योंकि शब्द ही उसका सहारा होते हैं। लेकिन शायद मायोंग मुझे यह दिखा रहा था कि हर अनुभव को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शाम को हल्की बारिश हुई। बारिश की बूंदों ने गांव की मिट्टी की गंध को और गहरा कर दिया। उस गंध में कोई ताजगी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी यादों जैसी भारीपन था। मैं बाहर खड़ा होकर बारिश देखता रहा और पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा घबराहट नहीं लाता, कभी कभी वह एक ठहराव भी लाता है। मायोंग में यह ठहराव हर तरफ मौजूद है। रात को सोने से पहले मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं यहां हर चीज को सवाल की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह लूंगा। एक पत्रकार होने के बावजूद यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि कुछ सच्चाइयां रिपोर्ट नहीं बनती, अनुभव बनती हैं। मायोंग अब मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी सीमाएं दिखा रहा था।
और यही एहसास अपने आप में किसी भी डरावने दृश्य से ज्यादा गहरा था। उस रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार आवाज दूर नहीं थी। वह फिर भी साफ नहीं थी, लेकिन उसमें चेतावनी का भाव था। मैं पसीने में नहीं, बल्कि सोच में डूबकर जागा। अब मुझे यह साफ लगने लगा था कि मायोंग सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की भी यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे डरावनी चीज खुद से सामना करना है। 7वें दिन जब नींद खुली, तो सबसे पहले यह एहसास हुआ कि मैं अब मायोंग में मेहमान नहीं रहा, बल्कि किसी परीक्षा का हिस्सा बन चुका हूं। यह भावना किसी डरावनी घटना से नहीं आई थी, बल्कि पिछले दिनों में जमा हुई छोटी छोटी अनुभूतियों से बनी थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वही रास्ता, वही पेड़, वही खामोशी। लेकिन अब यह सब अनजान नहीं लग रहा था। यह परिचित होना ही सबसे अजीब था, क्योंकि डर अक्सर अनजाने से नहीं, धीरे धीरे अपनाने से पैदा होता है। आज मैंने तय किया कि गांव के स्कूल की तरफ जाऊंगा। किसी ने बताया था कि वहां के शिक्षक लंबे समय से मायोंग के बाहर और भीतर की दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल साधारण था, लेकिन बच्चों की आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता थी। वे शोर नहीं कर रहे थे, न ही मुझे देखकर उत्साहित हुए। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के बच्चे भी इसी संस्कृति में बड़े हो रहे हैं, जहां कुछ बातें पूछी नहीं जाती, बस समझ ली जाती हैं। शिक्षक से बात करते हुए मैंने महसूस किया कि वह बेहद संतुलित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मायोंग को लेकर बाहर की दुनिया ने डर की जो परिभाषा बना ली है, वह अधूरी है। असली चुनौती डर से जीना नहीं, बल्कि डर को गलत दिशा में बढ़ने से रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का मकसद यहां लोगों को बाहर ले जाना नहीं, बल्कि उन्हें इस जगह में सुरक्षित रहना सिखाना है। यह बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि मायोंग अपने लोगों को बंद नहीं करता, बल्कि उन्हें संभालता है। स्कूल से निकलते वक्त एक बच्चा मेरे पास आया और बिना किसी झिझक के पूछ बैठा कि क्या मैं डर रहा हूं। सवाल इतना सीधा था कि मैं कुछ सेकंड चुप रह गया। मैंने कहा कि शायद थोड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा कि डर का मतलब यह नहीं होता कि कुछ गलत होगा, बल्कि यह कि हम ध्यान से चलें। एक बच्चे से ऐसी बात सुनना मेरे लिए किसी सबक से कम नहीं था। शायद यही मायोंग की असली शिक्षा थी। दोपहर के बाद मैंने अपने नोट्स को फिर से व्यवस्थित किया। अब मेरी लिखावट भी बदलती हुई लग रही थी। शब्द धीमे, वाक्य लंबे और निष्कर्ष कम। जैसे जैसे मैं यहां रह रहा था, वैसे वैसे मेरी पत्रकारिता की शैली भी मायोंग के रंग में ढल रही थी। यह बदलाव डरावना नहीं था, लेकिन असहज जरूर था, क्योंकि यह मेरी पहचान को चुनौती दे रहा था। शाम के वक्त मुझे लगा कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। मैंने कई बार पलटकर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। यह पहला मौका था जब मुझे किसी अदृश्य निगरानी का एहसास हुआ। लेकिन वह एहसास डर पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि संयम की मांग कर रहा था। जैसे कोई कह रहा हो कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाओ। मायोंग में यह एहसास शायद आम बात है, लेकिन बाहर से आए व्यक्ति के लिए यह बोझ बन जाता है। रात को जब मैं गेस्ट हाउस लौटा तो दरवाजे के पास एक छोटा सा निशान दिखा, जैसे किसी ने मिट्टी से हल्की रेखा खींच दी हो। वह कोई प्रतीक नहीं था, न ही डराने की कोशिश। फिर भी मैंने उसे मिटाया नहीं। मुझे लगा कि हर चीज को हटाने से ही सुरक्षा नहीं मिलती, कभी कभी उसे वैसा ही रहने देना बेहतर होता है। यह सोच मेरे पुराने स्वभाव के बिल्कुल उलट थी। उस रात नींद देर से आई। सपने में इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ रास्ते थे, लंबे, घुमावदार और शांत। मैं उन पर चल रहा था, बिना यह जाने कि मंजिल कहां है। जागने पर मुझे एहसास हुआ कि मायोंग अब मुझे डरा नहीं रहा है, बल्कि मुझे सिखा रहा है कि अनिश्चितता के साथ कैसे चला जाए। और शायद यही सीख इस जगह की सबसे गहरी और सबसे डरावनी सच्चाई थी। 8वें दिन की सुबह मेरे भीतर एक अजीब सा भरोसा लेकर आई। ऐसा भरोसा जो तर्क पर नहीं, अनुभव पर टिका था। मैं अब डर के साथ उठता नहीं था, बल्कि उसे साथ लेकर चलने लगा था। गेस्ट हाउस के बाहर कदम रखते ही महसूस हुआ कि गांव की निगाहें अब मुझसे बच नहीं रही, बल्कि मुझे पहचान रही हैं। यह पहचान कोई अपनापन नहीं था, बल्कि एक स्वीकार थी, जैसे कहा जा रहा हो कि तुम अब देख रहे हो, इसलिए जिम्मेदार भी हो। आज मुझे गांव के बुजुर्गों की बैठक का पता चला। कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं था, बस इतना कहा गया कि अगर सुनने आए हो तो दूर से ही सही। मैं चुपचाप एक किनारे बैठ गया। वहां बातें धीमी थीं, शब्द सोचकर चुने जा रहे थे, और बीच बीच में खामोशी भी उतनी ही अर्थपूर्ण थी जितनी बोली। किसी ने ब्लैक मैजिक शब्द नहीं कहा, किसी ने डर का जिक्र नहीं किया, फिर भी सब समझ में आ रहा था
कि चर्चा किसके इर्द गिर्द घूम रही है। एक बुजुर्ग ने कहा कि बाहर की दुनिया यहां से इसलिए डरती है क्योंकि वह हर चीज को काबू में रखना चाहती है। मायोंग ने कभी किसी को काबू में रखने का दावा नहीं किया, उसने सिर्फ सीमाएं सिखाई। ये बात सुनते ही मुझे अपने पेशे का आईना दिखा। पत्रकारिता भी कभी कभी काबू पाने की कोशिश में सच्चाई को नुकसान पहुंचा देती है। उस पल मुझे पहली बार शर्म और जिम्मेदारी एक साथ महसूस हुई। बैठक के बाद कोई मेरे पास नहीं आया, न ही मुझसे कुछ पूछा गया। ये दूरी जानबूझकर रखी गई थी ताकि मैं अपनी समझ खुद विकसित कर सकूं। लौटते वक्त रास्ते में वही बुजुर्ग महिला फिर दिखी जिसे मैं पहले जंगल के रास्ते पर देख चुका था। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथ में पानी की बोतल थमा दी। ये एक साधारण सा इशारा था, लेकिन मायोंग में साधारण कुछ भी नहीं होता। मुझे लगा कि यह भरोसे का संकेत है, लेकिन साथ में एक याद दिलाना भी। यहां सब कुछ संतुलन पर टिका है। दोपहर को मैं अकेला बैठा और पानी की बोतल को देखता रहा। यह सोचता रहा कि डर और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हो सकते हैं। बाहर से देखने वाला इसे अंधविश्वास कहेगा, लेकिन भीतर रहकर समझ आता है कि यह एक सामाजिक अनुशासन है जिसने लोगों को सदियों से जोड़े रखा है। यहां डर का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए किया जाता है। यह फर्क शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखता है। शाम को आसमान अचानक बादलों से भर गया। हवा में हल्का सा बदलाव आया, जैसे मौसम कुछ कहना चाहता हो। उस वक्त मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मायोंग में प्रकृति भी बातचीत का हिस्सा है। यहां बादल सिर्फ पानी नहीं लाते, वे माहौल भी बदलते हैं। बारिश शुरू हुई तो लोग अपने अपने घरों में चले गए, जैसे सबको पता हो कि किस समय बाहर नहीं रहना है। यह अनुशासन बिना किसी आदेश के चलता था। रात को मैंने दिया जलाया और कमरे में बैठकर लंबे समय बाद स्पष्ट रूप से लिखा। मैंने लिखा कि मायोंग का डर दृश्य नहीं रचता, वह आदतें बनाता है। आदतें जो इंसान को खुद से सावधान रहने सिखाती हैं। यह लिखते वक्त मुझे एक तरह की शांति महसूस हुई, जैसे कुछ बोझ हल्का हो गया हो। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं इस जगह को साबित करने नहीं, समझने की कोशिश कर रहा था। सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा गाढ़ा था, लेकिन अब उसमें अनजानपन नहीं था। कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने जमीन पर कदम रखा हो। मैंने चौंक कर दरवाजा बंद नहीं किया, मैं बस बैठा रहा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मायोंग में सबसे सुरक्षित वही रहता है जो डर से भागता नहीं, बल्कि उसे पहचान कर चलना सीख लेता है। 9वें दिन मायोंग में कदम रखते हुए मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अब यह जगह मेरे भीतर भी बस चुकी है। यह कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक स्थिति थी, जैसे दिमाग के किसी कोने में कोई नई परत जम गई हो। सुबह जब मैं बाहर निकला तो हवा में वही नमी थी, वही शांत वातावरण, लेकिन अब मेरी सांसें अलग तरह से चल रही थीं। मैं बिना वजह आसपास देखने लगा, जैसे कोई बदलाव ढूंढ रहा हूं, जबकि अंदर ही अंदर जानता था कि बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर हुआ है। आज गांव में एक अजीब सी हलचल थी। हलचल भी वैसी नहीं जैसी शहरों में होती है, बल्कि बहुत नियंत्रित, बहुत धीमी। लोग एक दूसरे को देखकर सिर हिला रहे थे, लेकिन बातचीत कम थी। मैंने महसूस किया कि यह किसी उत्सव की तैयारी नहीं थी, बल्कि किसी सावधानी का अभ्यास था। जब मैंने एक युवक से पूछा कि आज सब इतने गंभीर क्यों हैं, तो उसने सीधा जवाब देने के बजाय यह पूछा कि क्या मैं रात को बाहर घूमता हूं। यह सवाल अपने आप में एक जवाब था। मैंने उसे बताया कि मैं रात को गेस्ट हाउस में ही रहता हूं। उसने राहत की सांस ली और बस इतना कहा कि आने वाली रातों में यही बेहतर है। उसके लहजे में डर नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी थी, जैसे कोई अनजान इंसान अपने क्षेत्र में आए बच्चे को सावधान कर रहा हो। यह बात मेरे दिमाग में अटक गई। आने वाली रातें, इसका मतलब यह था कि यहां लोग समय को सिर्फ तारीख से नहीं, अनुभव से मापते हैं। दोपहर में मैं उसी पुराने रास्ते से गुजरा जहां पत्थरों का घेरा था। इस बार मैं रुका नहीं, लेकिन कदम अपने आप धीमे हो गए। वहां कुछ बदला नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह जगह अब मुझे पहचानती है। यह एहसास तर्कहीन था, फिर भी मजबूत। एक पत्रकार होने के नाते मैं ऐसे विचारों को नोट कर लेता हूं, भले ही उन पर भरोसा न करूं। लेकिन मायोंग में नोट करना भी एक तरह की स्वीकारोक्ति बन जाता है। गेस्ट हाउस लौटकर मैंने पुराने अखबारों की कतरनों को फिर से निकाला, जिन्हें मैं साथ लाया था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बाहर बैठकर लिखी गई हर रिपोर्ट में मायोंग को एक जैसी भाषा में दिखाया गया है, डरावना, रहस्यमय, खतरनाक। लेकिन कोई यह नहीं लिखता कि यहां लोग कैसे जीते हैं।
कैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस रास्ते पर जाना है और किस पर नहीं। कैसे डर को रोजमर्रा के अनुशासन में बदला जाता है। यह सोच मुझे बेचैन करने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी कहानी अगर सिर्फ डर दिखाएगी तो वह अधूरी होगी। शाम होते होते आसमान का रंग अचानक बदल गया। बादल घने नहीं थे, फिर भी रोशनी कम लग रही थी। गांव में लोगों ने जल्दी जल्दी अपने काम समेटने शुरू कर दिए। यह कोई अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि तयशुदा क्रम था। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, बस हर कोई जानता था कि कब रुकना है। मैंने भी खुद को उसी लय में ढाल लिया, बिना यह पूछे कि क्यों। यही मायोंग का सबसे सूक्ष्म असर था। आप पूछना कम और मानना ज्यादा सीख जाते हैं। रात को कमरे में बैठते हुए पहली बार मुझे अपने शरीर में हल्का तनाव महसूस हुआ, जैसे नसें सतर्क हों। मैंने दिया जलाया और लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार लिखते हुए उंगलियों में रुक रुक कर झिझक थी। ऐसा लग रहा था कि शब्द भी सोच रहे हों कि उन्हें बाहर आना चाहिए या नहीं। यह अजीब अनुभव था, क्योंकि पत्रकार का सबसे भरोसेमंद हथियार उसकी कलम ही होती है। लेकिन उस रात कलम भी पूरी तरह मेरी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद बाहर से पैरों के चलने की हल्की सी आवाज आई। मैं तुरंत खिड़की पर नहीं गया। मायोंग ने मुझे सिखा दिया था कि हर आवाज का पीछा करना जरूरी नहीं होता। आवाज कुछ सेकंड में खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद की खामोशी ज्यादा भारी थी। मैंने महसूस किया कि डर हमेशा आवाज के साथ नहीं आता, बल्कि उसके चले जाने के बाद टिकता है। उस रात मुझे समझ में आया कि मायोंग का ब्लैक मैजिक दरअसल किसी क्रिया का नाम नहीं, बल्कि एक मानसिक सीमा है। यह जगह आपको धीरे धीरे यह स्वीकार करवा देती है कि इंसान हर चीज का मालिक नहीं होता। और शायद यही बात बाहर की दुनिया को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि हम नियंत्रण को ही सुरक्षा मानते हैं। मैं देर रात तक जागता रहा और यह सोचता रहा कि अगर मैं कल यहां से चला भी जाऊं तो क्या मायोंग मुझे छोड़ देगा। यह सवाल डरावना था, क्योंकि इसका जवाब मुझे पता नहीं था। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैंने यह भी सीखा है कि कुछ सवालों का अनुत्तरित रहना ही उन्हें सच्चा बनाता है। उस रात मैंने आखिरी पंक्ति लिखी, मायोंग में सबसे खतरनाक चीज वह नहीं है जो लोग करते हैं, बल्कि वह है जिसे वे करने से रुक जाते हैं। 10वें दिन की सुबह मैं सामान्य समय पर नहीं जगा। नींद टूटी, लेकिन आंखें खुलने में वक्त लगा, जैसे मन अभी भी किसी और जगह अटका हुआ हो। कमरे में वही सन्नाटा था, पर आज वह खाली नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस खामोशी में कुछ जमा हो गया है, कोई अधूरा संकेत, कोई रुकी हुई बात। मैं काफी देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, बिना हिले, क्योंकि मायोंग ने मुझे यह सिखा दिया था कि हर दिन बाहर निकलने से पहले भीतर का संतुलन जरूरी है। जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहली चीज जो बदली हुई लगी वह थी गांव की नजरें। अब लोग नजरें चुरा नहीं रहे थे, न ही खुलकर देख रहे थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जो एक रेखा के बहुत पास आ चुका हो। उस रेखा को कोई नाम नहीं देता, लेकिन हर कोई जानता है कि वह कहां खींची होती है। यह एहसास डर की तरह नहीं आया, बल्कि चेतावनी की तरह आया, शांत, स्पष्ट और बिना शब्दों के। मैं चाय की दुकान तक पहुंचा तो वहां वही आदमी मौजूद था, लेकिन आज उसने मुझे बैठने का इशारा नहीं किया। उसने चाय दे दी, मगर बातचीत शुरू नहीं की। यह असामान्य था, क्योंकि अब तक वही मेरे लिए सबसे सहज संपर्क रहा था। मैंने खुद ही कहा कि आज सब कुछ अलग लग रहा है। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अलग लगना बुरा नहीं है, लेकिन अलग महसूस करना कभी कभी संकेत होता है। मैंने पूछा कि किस बात का संकेत। उसने सिर झुका लिया और कहा कि हर जगह की अपनी सीमा होती है, और मायोंग सीमाओं को साफ शब्दों में नहीं बताता। चाय पीते हुए मेरी नजर नीचे जमीन पर गई। दुकान के ठीक सामने मिट्टी पर एक हल्का सा चिन्ह बना हुआ था। कोई आकृति नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक घुमावदार रेखा, जैसे किसी ने जानबूझकर उंगली से मिट्टी हटाई हो। यह वही तरह की रेखा थी जैसी मैंने कुछ दिन पहले गेस्ट हाउस के दरवाजे के पास देखी थी। उस पल मेरे भीतर ठंड सी दौड़ गई, लेकिन मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मायोंग में तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर गलत माना जाता है। मैं वहां से बिना कुछ बोले निकल आया। चलते वक्त मुझे यह एहसास लगातार हो रहा था कि आज मैं जिस भी रास्ते से गुजर रहा हूं वह थोड़ा संकरा लग रहा है, जैसे रास्ते वही हों पर चलने की जगह कम हो गई हो। यह दिमाग का भ्रम भी हो सकता था, लेकिन मायोंग ने मुझे यह सिखा दिया था कि दिमाग और माहौल यहां अक्सर साथ मिलकर खेल करते हैं। दोपहर तक मैंने खुद को कमरे में ही सीमित रखा। लिखने की कोशिश की, मगर शब्द आज असामान्य रूप से भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर वाक्य कोई कीमत मांग रहा हो।
मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे यह सोचकर रुकना पड़ा कि जो मैं लिख रहा हूं, क्या वह यहां की सीमा के भीतर है। यह आत्मनियंत्रण डर से नहीं, समझ से पैदा हुआ था, और यही बात इसे और गंभीर बना रही थी। शाम के वक्त अचानक बिजली फिर चली गई। इस बार यह सिर्फ तकनीकी बाधा नहीं लगी। बाहर निकलकर देखा तो दूसरे घरों में लोग दिए जला चुके थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो। किसी ने मुझे आवाज नहीं दी, किसी ने इशारा नहीं किया, लेकिन मैंने भी अपने कमरे में दिया जला लिया। यह एक मौन सहमति थी। यह समय अलग है। उसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दस्तक नहीं, बस मौजूदगी का संकेत। मैंने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज अंदर सरका दिया गया। न लिफाफा, न नाम। उस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, देखना अलग बात है, बहुत पास जाना दूसरी। मेरे हाथ कुछ पल तक कांपते रहे, फिर स्थिर हो गए। ये धमकी नहीं थी, ये सीधी चेतावनी भी नहीं थी। ये वैसा ही इशारा था जैसा मायोंग देता है, कम शब्दों में बहुत कुछ। मैंने वह कागज अपनी नोटबुक में रख दिया, बिना किसी को बताए। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि अब मेरी यह यात्रा सिर्फ अवलोकन की नहीं रही। अब मैं उस बिंदु पर आ चुका था जहां समझ और अति के बीच बहुत कम फासला होता है। रात गहरी थी, लेकिन डर अब शोर नहीं करता था। वह एक बैठी हुई सच्चाई की तरह था, स्थिर, भारी और इंतजार में। मुझे पहली बार लगा कि अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो मायोंग मुझे रोक नहीं पाएगा, लेकिन दूर भी नहीं जाने देगा। यह एहसास किसी भी डरावने दृश्य से ज्यादा प्रभावी था। उस रात सोने से पहले मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अब हर कदम पहले से ज्यादा सोचकर उठाऊंगा, क्योंकि अब मुझे साफ समझ में आ गया था कि मायोंग चेतावनी देता है, और जो चेतावनी को हल्के में लेता है वह यहां ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहता। 11वें दिन की सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत पुराने अनुशासन का हिस्सा बन चुका हूं। चेतावनी वाला कागज अब भी नोटबुक में था, लेकिन उसे देखते ही डर नहीं उठता था, बल्कि एक तरह का संयम जाग जाता था। यह अजीब था। शहरों में चेतावनी डराती है, यहां चेतावनी सहेजती है। मैंने तय किया कि आज मैं कम चलूंगा, ज्यादा सुनूंगा। मायोंग में सुनना भी चलने जितना ही आवश्यक था। मैं देर से बाहर निकला। धूप हल्की थी और हवा में वही जानी पहचानी नमी। रास्ते में लोग मिले, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, नजर भी ज्यादा देर टिकाकर नहीं देखी। ये दूरी किसी बहिष्कार जैसी नहीं लगी, बल्कि एक तरह की छूट जैसी थी, जैसे कहा जा रहा हो कि अब तुम्हें पता है, इसलिए अपने हिसाब से रहो। इस एहसास ने मुझे जिम्मेदार बना दिया। अब गलती सिर्फ मेरी नहीं, असर भी मेरा ही होता। मैं नदी के पास चला गया, जहां पहले बहुत कम समय बिताया था। पानी शांत था, बहता हुआ भी और ठहरा हुआ भी। बैठकर मैंने देर तक सिर्फ पानी को देखा। किसी ने कहा था कि मायोंग में चीजें दोहरी होती हैं, ऊपर से सीधी, भीतर से घुमावदार। नदी उसी बात का उदाहरण लगी, बाहर से सरल, भीतर से जटिल। पत्रकार होने के नाते मुझे यह दृश्य किसी रूपक जैसा लगा, लेकिन यहां रूपक भी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आकर बैठ गया। उसने अपना नाम नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। उसने बात शुरू नहीं की, मैंने भी नहीं। ये साथ बैठना बिना बातचीत के भी बहुत कुछ कह रहा था। काफी देर बाद उसने अचानक कहा कि चेतावनी शब्दों में नहीं, समय में मिलती है। मैं समझ गया कि वह उस कागज की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस बदलाव की बात कर रहा है जो पिछले दिनों में मेरे भीतर आया था। मैंने उससे पूछा कि लोग यहाँ बाहरी व्यक्ति को कब तक सहन करते हैं। उसने शब्द सहन पर हल्की मुस्कान दी और कहा कि मायोंग सहन नहीं करता, वह समायोजित करता है। फर्क यह होता है कि कौन खुद को कितना बदलने को तैयार है। यह जवाब मेरे भीतर कहीं गूंज गया, क्योंकि पत्रकारिता में हम अक्सर दूसरों से बदलने की उम्मीद रखते हैं, खुद कम ही बदलते हैं। दोपहर के वक्त लौटते हुए मैंने वही पुराने रास्ते देखे, लेकिन अब वे रास्ते मुझे नहीं बुला रहे थे। जंगल की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता आज बिल्कुल मौन था, जैसे उसने अपना न्योता वापस ले लिया हो। मुझे राहत महसूस हुई। यह पहला मौका था जब मैंने किसी अनकहे प्रतिबंध को खुशी से स्वीकार किया। शायद यही मायोंग का तरीका था, डराने से पहले थका देना और थकाने के बाद संभाल लेना। गेस्ट हाउस में लौटकर मैंने कागज निकाला और फिर से पढ़ा। इस बार वह पंक्ति नई नहीं लगी। देखना अलग बात है, बहुत पास जाना दूसरी। मैंने समझ लिया था कि मेरा काम देखना है, घुस जाना नहीं। यह फर्क समझ लेना शायद मुझे सुरक्षित रखेगा। मैंने उस कागज को वापस नोटबुक में रखा और पहली बार मन शांत हुआ।
शाम ढलते ही आसमान का रंग फिर बदला, लेकिन आज गांव में कोई हलचल नहीं दिखी। सब कुछ अपने सामान्य ढर्रे पर था। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर का तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं उस सीमा को पहचानने लगा था जिसे पार नहीं करना चाहिए। सीमा पहचानना डर की हार नहीं, समझ की जीत होती है। रात को दिया जलाकर लिखते हुए मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। कोई सनसनी नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ अनुभव। मैंने लिखा कि मायोंग में डर एक पहरेदार की तरह है जो रास्ता भटकने नहीं देता अगर आप उसकी भाषा समझ लें। यह लिखते वक्त मुझे लगा कि मैं इस जगह के साथ लड़ नहीं रहा हूं, बल्कि उसके साथ चल रहा हूं। सोने से पहले मैं बाहर बरामदे में कुछ देर बैठा। हवा शांत थी और दूर कहीं से कीड़ों की आवाज आ रही थी। कोई पदचाप नहीं, कोई आहट नहीं। उस शांति में मैंने पहली बार खुद से कहा कि शायद मैं यहां से सुरक्षित लौट पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य साफ है। मैं साबित करने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं। और मायोंग शायद यही चाहता है। उस रात नींद आई, गहरी, बिना सपनों के। यह अपने आप में एक संकेत था कि फिलहाल मुझे रोकने वाला कुछ नहीं है, बशर्ते मैं वही करूं जो अब तक सीखता आया हूं, सीमाओं के भीतर रहना। 12वें दिन की सुबह कुछ हल्की लगी, जैसे पिछले कई दिनों से सिर पर रखा बोझ थोड़ा नीचे रख दिया गया हो। मैं यह कह नहीं सकता कि डर कम हो गया था, लेकिन उसकी धार बदल गई थी। अब वह अचानक उभरने वाली आशंका नहीं रहा, बल्कि एक स्थायी सावधानी बन चुका था। मायोंग में यह बदलाव महसूस करना जरूरी था, क्योंकि यहां जो इंसान अपने भीतर के बदलाव को नहीं पहचानता, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। आज मैंने गेस्ट हाउस से थोड़ी दूरी पर बसे उस हिस्से में जाने का निश्चय किया जहां आम तौर पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन जिसे अब तक सीधे मना भी नहीं किया गया था। ये वही तरह की जगह थी जहां तक जाना गैर कानूनी नहीं, लेकिन अनकहा नियम कहता है कि वहां बिना कारण के नहीं रुका जाता। मेरे लिए कारण साफ था। मैं यह समझना चाहता था कि लोग यहां रोजमर्रा की जिंदगी में इस अनुशासन के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। रास्ते में एक किसान मिला जो खेत की मेड़ पर बैठा अपनी दरांती साफ कर रहा था। उसने मुझे देखा, फिर काम में लग गया। कुछ देर बाद मैंने ही बात शुरू की और पूछा कि वह यहाँ कब से काम कर रहा है। उसने जवाब दिया कि जब से उसने चलना सीखा। यह जवाब सरल था, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत गहरा था। उसने यह भी कहा कि मायोंग में जमीन सिर्फ फसल नहीं देती, वह आदमी के स्वभाव को भी आकार देती है। यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यहां डर को लोग बाहर से नहीं ओढ़ते, बल्कि भीतर से पालते हैं, जैसे एक जिम्मेदारी। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ महिलाएं मिलकर घर के सामने जमीन साफ कर रही थीं। कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस बहुत ध्यान से जमीन को समतल किया जा रहा था। मैंने बिना पूछे यह समझ लिया कि यह सफाई सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं थी, यह एक तरह की तैयारी थी, शायद आने वाले समय के लिए, शायद मन को स्थिर रखने के लिए। मायोंग में हर क्रिया का एक दृश्य कारण और एक अदृश्य उद्देश्य होता है। दोपहर तक मैं लौटा तो शरीर थका नहीं था, लेकिन मन में एक अजीब सी गंभीरता बैठ गई थी। मैंने देखा कि लिखते वक्त अब मेरे हाथ पहले जैसे कांपते नहीं थे। शब्द शांत थे, लेकिन लंबे। यह बदलाव मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक पत्रकार के लिए मन की स्थिरता उतनी ही जरूरी होती है जितना सवालों की धार। मायोंग ने मेरी धार तेज नहीं की थी, बल्कि उसे संतुलित किया था। शाम के समय मैं फिर नदी के पास गया। आज वहां कोई और नहीं था। पानी पहले जैसा ही बह रहा था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई हो। शायद यह मेरा भ्रम था, या शायद मैं अब सुनने का ढंग बदल चुका था। मैंने नदी के किनारे बैठकर यह सोचा कि डर अगर लगातार बना रहे तो वह धीरे धीरे इंसान के फैसलों का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि मायोंग में लोग निडर नहीं, बल्कि सावधान दिखाई देते हैं। उसी समय दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज साफ थी, लेकिन पहचान में नहीं आई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। यह पहली बार था जब मायोंग ने मुझे सीधे संबोधित किया, या कम से कम ऐसा मुझे लगा। मैंने उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश नहीं की। यह सीख अब पक्की हो चुकी थी कि हर बुलावा न्योता नहीं होता। उस पल मैंने डर को जीतने की कोशिश नहीं की, उसे स्वीकार किया और वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद सब कुछ फिर सामान्य लगने लगा। रात को गेस्ट हाउस लौटकर मैंने यह अनुभव लिखा, लेकिन बहुत सावधानी से। मैंने किसी रहस्य का दावा नहीं किया, किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा। मैंने सिर्फ यह दर्ज किया कि कभी कभी सबसे डरावना अनुभव वह होता है जिसमें कुछ भी साबित नहीं होता। मायोंग की यह खासियत है
कि वह आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की जल्दी नहीं करता, बल्कि आपको अधूरापन महसूस करने देता है। सोने से पहले मैंने महसूस किया कि अब मुझे यहां से जाने की जल्दी नहीं लग रही थी। यह एहसास खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि अपनापन कभी कभी सतर्कता को कम कर देता है। लेकिन इसी के साथ एक और सीख भी थी। किसी जगह को समझने के लिए उससे डरते रहना जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ ईमानदार रहना जरूरी है। उस रात नींद आने से पहले आखिरी विचार यही था कि मायोंग ने मुझे अभी पूरी तरह खोला नहीं है। ये जगह परतों में बोलती है, और हर परत तक पहुंचना हर किसी के लिए नहीं होता। शायद अगली परत अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी, और मुझे नहीं पता था कि वह परत डर बढ़ाएगी या समझ। लेकिन इतना तय था कि अब पीछे हटने से ज्यादा जरूरी सही दिशा में रुकना है। 13वें दिन की सुबह मुझे एक अजीब स्पष्टता के साथ मिली, जैसे रात भर किसी ने मेरे भीतर फैली उलझनों को क्रम में रख दिया हो। मैं डर के साथ नहीं, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ भी नहीं उठा। यह संतुलन मायोंग में बहुत मायने रखता है। यहां बहुत ज्यादा निडर होना भी उतना ही खतरनाक माना जाता है जितना बहुत ज्यादा भयभीत होना। कमरे की खिड़की खोलते ही वही नम हवा आई, पर आज उसमें चेतावनी नहीं, संयम की गंध थी। मैंने नाश्ता देर से किया और बिना नोटबुक के बाहर निकलने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अब तक हर कदम लिखने की आदत बन चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं यह एहसास भी था कि हर अनुभव को तुरंत दर्ज करना उसे छोटा कर देता है। मायोंग में चीजें पहले भीतर बैठती हैं, फिर शब्द बनती हैं। आज मैं बस देखने नहीं, ठहरने निकला था। गांव के मध्य में पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि आज लोग मुझे टाल नहीं रहे थे, न ही परख रहे थे। बस अपने काम में लगे थे, जैसे मेरी मौजूदगी अब उनके दैनिक दृश्य का हिस्सा बन गई हो। यह स्वीकृति हल्की नहीं थी। यह संकेत था कि मैं अब किसी हद तक नियम समझ चुका हूं। पर इसी के साथ एक और एहसास आया। स्वीकृति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब मेरी हर गलती को बाहरी कहकर टाला नहीं जाएगा। मैं उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पहले बुजुर्ग बैठते थे। आज वहां सिर्फ एक व्यक्ति था, बहुत चुप, बहुत स्थिर। मैंने पास बैठकर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने खुद ही बोलना शुरू किया कि मायोंग में लोग सवालों से नहीं, जल्दबाजी से डरते हैं। उसने बताया कि कई बार जो लोग यहां से डरावनी कहानियां लेकर लौटे, वे असल में अपनी जल्दबाजी का डर साथ ले गए थे, जगह का नहीं। ये बात सुनकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आई, जब हर संकेत को मैं किसी रहस्य की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया, लेकिन गांव की रफ्तार नहीं बदली। मैंने देखा कि लोग धूप से बचने की जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। उनके कदम वहीं रहे, उनकी दिनचर्या वहीं। यह स्थिरता किसी जड़ता की निशानी नहीं थी, बल्कि अभ्यास की। जैसे यहां के लोग सीख चुके हों कि हालात बदलते हैं, पर प्रतिक्रिया स्थिर रहनी चाहिए। एक पत्रकार के लिए यह सोच नई थी, क्योंकि हम अक्सर घटनाओं से ज्यादा प्रतिक्रिया की कहानी लिखते हैं। शाम को मैंने वही पुराना जंगल वाला रास्ता दूर से देखा। आज उसमें ना आकर्षण था, न भय। वह बस एक रास्ता था जो अपने स्थान पर था। मुझे लगा कि रास्ते भी तब खतरनाक लगते हैं जब हम उन्हें गलत उम्मीदों से देखते हैं। यह सोच अपने आप में किसी भी डरावने अनुभव से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि यह मेरे पेशे की मूल प्रवृत्ति को चुनौती दे रही थी। उस शाम गांव में एक छोटा सा सामाजिक कार्यक्रम हुआ। न कोई ढोल, न कोई शोर, बस लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। मैंने भी दूरी बनाकर हिस्सा लिया। कोई गुप्त चर्चा नहीं, कोई रहस्यमय संकेत नहीं, फिर भी माहौल में एक गंभीरता थी। यह गंभीरता डर से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा होती है। यहां लोग जानते थे कि हर शब्द, हर इशारा मायने रखता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उन्हें गलत समझने के लिए हमेशा तैयार रहती है। रात को जब मैं कमरे में लौटा तो मैंने नोटबुक खोली और आज का अनुभव लिखने बैठा। शब्द धीरे आए लेकिन स्पष्ट थे। मैंने लिखा कि मायोंग का डर किसी जादू से नहीं, अनुशासन से जन्म लेता है। यह अनुशासन बाहर से थोपे गए नियमों का नहीं, भीतर से स्वीकार की गई सीमाओं का है। यह लिखते समय मुझे पहली बार लगा कि मेरी कहानी अब दिशा पकड़ रही है, सनसनी से दूर, समझ की ओर। सोने से पहले मैंने वही कागज फिर निकाला जिस पर चेतावनी लिखी थी। आज वह पंक्ति उतनी कठोर नहीं लगी। मैंने उसे तह करके वापस रख दिया। अब वह चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन लग रही थी। यह बदलाव मेरे भीतर का था, और शायद यही मायोंग की सबसे बड़ी परीक्षा भी। क्या आप डर को ज्ञान में बदल सकते हैं? उस रात नींद आई, लेकिन बहुत हल्की। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं,
सिर्फ एक एहसास कि मैं अभी इस कहानी के बीच में हूं, अंत से बहुत दूर, और यह भी कि आगे जो आएगा वह अचानक नहीं होगा। मायोंग धीरे चलता है ताकि आप गिरे नहीं, बल्कि चलते चलते समझना सीखें। 14वें दिन की सुबह मेरे लिए किसी नए डर के साथ नहीं, बल्कि एक नए भार के साथ आई। यह भार जानकारी का था, वह जानकारी जो शब्दों में बदलने से पहले दिमाग में जम जाती है और इंसान को अंदर से गंभीर बना देती है। मैं अब मायोंग को जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ तालमेल में रहने की कोशिश कर रहा था, और यही तालमेल धीरे धीरे मेरे सोचने के ढंग को बदल रहा था। आज सुबह गेस्ट हाउस के बाहर एक बुजुर्ग खड़ा था जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। उसने मेरा नाम लिया, जबकि मैंने उसे कभी अपना नाम नहीं बताया था। उस एक पल में मेरे भीतर ठंड उतर गई, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मायोंग ने मुझे यह सिखाया था कि हैरानी को तुरंत दिखाना अक्सर नुकसानदेह होता है। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं सुनना चाहता हूं तो आज ध्यान से सुनूं। मैं उसके साथ बिना किसी सवाल के चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने में जो खामोशी मिली वो पहले से अलग थी। हवा में कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक सख्त सी स्थिरता थी। हम एक खुले मैदान में पहुंचे जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। कोई औपचारिकता नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस सब वहां मौजूद थे। मुझे समझ आ गया कि यह कोई आयोजन नहीं, बल्कि एक साझा समय है। वहां बातचीत शुरू हुई, लेकिन बारी बारी से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टोका टाकी नहीं। किसी ने अपने अनुभव बताए, किसी ने अपने नियम। ब्लैक मैजिक शब्द फिर भी किसी ने नहीं कहा। इसके बजाय लोग मर्यादा और संतुलन जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया ने जिस चीज को डर के नाम से पहचाना, यहां उसे जिम्मेदारी का नाम दिया गया है। एक व्यक्ति ने कहा कि मायोंग में सबसे बड़ा खतरा वह नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जिसे अनदेखा कर दिया जाता है। यह बात मेरे भीतर गहरी उतर गई, क्योंकि पत्रकारिता में हम अक्सर अदृश्य को दृश्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां दृश्य को अदृश्य ही रहने देना ज्यादा सुरक्षित लगता था। यह विचार मेरे पेशे के बिल्कुल उलट था, फिर भी सही। बैठक के बाद कोई औपचारिक विदाई नहीं हुई। लोग बस उठे और अपने रास्ते चले गए। वह बुजुर्ग मेरे पास आया और बोला कि अब तुम्हें बहुत कुछ दिख गया है, लेकिन सब लिखना जरूरी नहीं। उसने कहा कि कुछ बातें सिर्फ मार्गदर्शक होती हैं, सामग्री नहीं। यह सुनकर मुझे पहली बार लेखन से डर लगा। पहले डर जगह से था, अब शब्दों से होने लगा था। दोपहर में लौटकर मैंने लिखा नहीं। यह मेरे लिए असामान्य था, लेकिन जरूरी लगा। मैंने सिर्फ अपनी नोटबुक बंद रखी और बैठकर सोचा। बाहर की दुनिया में एक पत्रकार की कीमत उसकी खबर होती है। यहां उसकी कीमत उसकी संयम से मापी जा रही थी। यह अनुभव डरावना था, क्योंकि यह मेरी पहचान को छू रहा था, लेकिन इसी डर में एक नई समझ भी छिपी थी। शाम को गांव में हल्की हलचल हुई। कुछ लोग देर तक बाहर बैठे रहे, कुछ जल्दी लौट गए। कोई कारण नहीं बताया गया और मैंने पूछा भी नहीं। अब मैं यह सीख चुका था कि हर जानकारी तुरंत जरूरी नहीं होती। सही समय पर न जानना भी यहाँ एक सुरक्षा कवच है। रात को मैंने छत से आसमान देखा। सितारे साफ दिख रहे थे, लेकिन उनमें कोई सुकून नहीं था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सब देख रहे हों, लेकिन कुछ न कह रहे हों। उस मौन निगरानी में मुझे अचानक एहसास हुआ कि मायोंग कभी आपको डराने की कोशिश नहीं करता। वह बस आपको इतना सच दिखाता है कि आप खुद ही सावधान हो जाएं। सोने से पहले मैंने यह स्वीकार किया कि अब मैं इस कहानी का अकेला सूत्रधार नहीं हूं। यह कहानी मुझे लिखने दे रही है जितना वह चाहती है। यह विचार पत्रकार के लिए सबसे असहज होता है, क्योंकि हम नियंत्रण के आदी होते हैं। लेकिन शायद इसी असहजता में इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। उस रात मैंने कोई सपना नहीं देखा, बस एक स्थिर अंधेरा था जो न डराता था न बुलाता था। और मुझे समझ में आने लगा था कि यह वही बिंदु है जहां से आगे हर कदम पहले से ज्यादा सोचकर उठाना होगा। 15वें दिन की सुबह मेरे भीतर एक अजीब सा दोहरापन लेकर आई। एक ओर स्पष्टता थी, दूसरी ओर सतर्कता। अब तक मैंने मायोंग को जितना समझा था, उससे यह साफ हो चुका था कि यहां हर सीख धीरे धीरे दी जाती है। जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाया जा रहा हो, गिरने से पहले पकड़ ली जाती है। मैं यह भी समझने लगा था कि अब मेरी मौजूदगी केवल देखने वाले की नहीं रही। मैं उन लोगों की स्मृति में दर्ज हो चुका था जो बोलते कम और याद ज्यादा रखते हैं। आज मैंने बाहर निकलने से पहले लंबी देर तक अपने कमरे में बैठकर सोचा, कौन सी बात लिखनी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए।
यह सवाल अब तकनीकी नहीं रहा था, नैतिक बन चुका था। पत्रकारिता में हम अक्सर मान लेते हैं कि सब कुछ दर्ज करना ही ईमानदारी है, लेकिन मायोंग मुझे उल्टा सिखा रहा था। ईमानदारी कभी कभी रोक लेने में भी होती है। इस विचार ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि यह मेरी आदतों का पुनर्मूल्यांकन था। गांव की मुख्य पगडंडी पर चलते हुए मैंने महसूस किया कि आज लोग मुझे देखकर हल्की सी दूरी बना रहे हैं, लेकिन टाल नहीं रहे। यह दूरी अब डर की नहीं थी, बल्कि सम्मान की तरह लग रही थी। ऐसी दूरी जो यह मानकर बनाई जाती है कि सामने वाला अब कुछ समझता है। एक महिला ने मुझे पानी दिया, बिना कुछ कहे। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर इशारा किया, मानो यह पुष्टि कर रहा हो कि मैं ठीक दिशा में हूं। शब्दों की गैर मौजूदगी यहां भरोसे की भाषा बन गई थी। दोपहर के समय मैं उस खुले मैदान के पास फिर पहुंचा, जहां कल लोगों की बैठक हुई थी। आज वहां कोई नहीं था। घास वैसी ही थी, जमीन वैसी ही, लेकिन मुझे लगा जैसे हवा में कल की बातें अब भी तैर रही हों। यह एहसास डर पैदा नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाता है। मैंने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मायोंग में स्मृतियां जगहों में बस जाती हैं, लोगों में नहीं। शायद इसलिए यहां इतिहास लिखित कम और मौखिक अधिक है। वहीं बैठकर मुझे अपने शहर के न्यूज़रूम की याद आई। तेज आवाजें, ब्रेकिंग न्यूज, जल्दी जल्दी निष्कर्ष। मायोंग उनसे बिल्कुल उलट था। यहां निष्कर्ष पहले से तय नहीं होते, वे समय लेते हैं, और जो समय नहीं देता उसे यह जगह वापस भी नहीं देती। यह सोचते हुए मुझे अपनी पेशेवर जल्दबाजी पर थोड़ा अफसोस हुआ। मैं यह मानने लगा था कि हर कहानी मेरी रफ्तार से नहीं चलती। शाम को गेस्ट हाउस लौटते वक्त रास्ते में एक बच्चा मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं कब लौटूंगा। मैंने कहा कि अभी तय नहीं। उसने बस इतना कहा कि जब लौटो तो सीधा रास्ता लेना। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन मायोंग में सीधा रास्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं होता, यह मानसिक भी होता है। यह बात समझने में मुझे कुछ पल लगे, फिर एक हल्की सी ठंड रीढ़ में उतर गई। यह याद दिलाने के लिए कि यहां हर शब्द चुना हुआ होता है। रात को लिखते हुए मैंने पहली बार यह माना कि यह कहानी अब आधी से ज्यादा मुझसे आगे निकल चुकी है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर रहा, मैं इसके साथ चल रहा हूं। डर अब उतना नहीं था, लेकिन सावधानी बढ़ चुकी थी। यह सावधानी किसी दुर्घटना से बचने की नहीं, बल्कि किसी सीमा का उल्लंघन न करने की थी। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मायोंग में यही अंतर आपको सुरक्षित रखता है। सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा आज पहले जैसा नहीं लगा। न वह भारी था, न खाली। वह बस मौजूद था, स्थिर, स्वीकार्य। मैंने महसूस किया कि डर जब समझ में बदल जाता है तो वह दिशा देने लगता है, और शायद अब मायोंग मुझे वही दिशा दिखा रहा था, बिना धक्का दिए, बिना आवाज किए। उस रात मैंने खुद से यह स्वीकार किया कि इस यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। अब बात नई चीजें देखने की नहीं, बल्कि जो देखा है उसे सही तरीके से समझने और संभालने की है। और यही वह मोड़ था जहां से यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, जिम्मेदार भी होने वाली थी। 16वें दिन की सुबह मुझे नींद से नहीं, बल्कि एक विचार से जगाया। यह विचार किसी डर से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक सवाल था, क्या मैं अब भी बाहर वाला हूं? मायोंग में रहते हुए यह सवाल अपने आप उभर आता है, क्योंकि यहां बाहरी और अपने की रेखा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर देर तक बाहर देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि यह जगह किसी को अपनाती कैसे है। शायद धीरे, शायद शर्तों के साथ। आज गांव में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपनी सांस रोककर बैठा हो। लोग अपने काम कर रहे थे, लेकिन बातचीत और भी कम हो गई थी। मैंने एक दो जगह कोशिश की कि सामान्य बातचीत शुरू करूं, लेकिन जवाब छोटे थे, जैसे शब्दों की मात्रा तय कर दी गई हो। यह बदलाव अनायास नहीं था। मायोंग बिना बताए माहौल बदल देता है। दोपहर के आसपास मुझे उस बुजुर्ग का ध्यान आया जिसने कहा था कि कुछ बातें सामग्री नहीं, मार्गदर्शक होती हैं। मैं उसी विचार में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी नोटबुक कई घंटों से बंद है। पहले यह असहज लगता था, आज यह स्वाभाविक। यह संकेत था कि अब कहानी मेरे लिखने से पहले जीने की मांग कर रही है। पत्रकार के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आदतें जल्दी नहीं बदलती। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग मेरी मौजूदगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं था, लेकिन आज इसका असर अलग था। पहले यह दूरी सुरक्षा की तरह लगती थी, आज यह एक तरह की तैयारी जैसी महसूस हुई। मैंने किसी से कारण नहीं पूछा,
क्योंकि अब मैं यह समझ चुका था कि यहां कारण पूछना अक्सर गलत समय को न्योता देना होता है। शाम के वक्त हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। मौसम ने करवट ली, लेकिन बारिश नहीं हुई। यह वही तरह का बदलाव था जो यहां अक्सर किसी चेतावनी की तरह आता है, बिना घोषणा के। मैंने देखा कि लोग अपने घरों के बाहर खींची गई रेखाओं को ध्यान से देख रहे थे, जैसे यह पुष्टि कर रहे हों कि सब कुछ अपनी जगह पर है। किसी ने मुझे वहां खड़े रहने से नहीं रोका, लेकिन किसी ने बुलाया भी नहीं। ये बीच का स्थान सबसे असहज होता है। गेस्ट हाउस लौटकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, पर डर के कारण नहीं। ये एक आत्म सुरक्षा का कदम था, अपने विचारों को बाहर से अलग रखने का प्रयास। मैंने पहली बार साफ तौर पर सोचा कि अगर मैं यहां ज्यादा देर रुक गया तो शायद लौटना आसान नहीं रहेगा। जगहें आपको बांधती नहीं, लेकिन आदतें बांध लेती हैं। मायोंग में यह खतरा हमेशा मौन में छिपा रहता है। रात गहराते ही बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। यह आवाज पहले भी आई थी, लेकिन आज उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैं खिड़की तक गया, पर बाहर देखा नहीं। मायोंग मुझे यह सिखा चुका था कि हर आवाज का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कुछ आवाजें सिर्फ यह देखने आती हैं कि आप भीतर हैं या नहीं। मैंने भीतर रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद आवाज खुद ही खत्म हो गई। उसके जाने के बाद कमरे की हवा भारी नहीं हुई, बल्कि हल्की हो गई, जैसे कोई परीक्षा पूरी हुई हो। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मैंने कोई सही फैसला लिया है। डर से नहीं, समझ से लिया गया फैसला। यही फर्क मायोंग में जिंदा रहने और घबराकर गलत कदम उठाने के बीच होता है। उस रात मैंने अपने भीतर एक स्पष्ट रेखा खींची। मैं यहां सीखने तक रहूंगा, लेकिन जड़ नहीं जमाऊंगा। यह फैसला डर के कारण नहीं था, बल्कि संतुलन के लिए था। मायोंग आपको पकड़ता नहीं, लेकिन अगर आप खुद रुक गए तो रास्ता भूल सकते हैं। यह विचार मेरे लिए अब तक का सबसे डरावना था, क्योंकि इसमें कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ सच था। नींद आने से पहले मैंने महसूस किया कि कहानी अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रही है। अब सवाल यह नहीं था कि मायोंग क्या है, बल्कि यह था कि मैं उससे कितना दूर रहकर उसे समझ सकता हूं। और यही दूरी तय करना शायद इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होने वाला था। 17वें दिन की सुबह मेरे भीतर एक हल्की बेचैनी के साथ आई, लेकिन वह बेचैनी किसी डर की नहीं थी, बल्कि निर्णय की थी। अब तक मैंने जितना देखा, सुना और समझा था, उसे यह साफ हो चुका था कि मायोंग में रुकना और मायोंग से लौटना दोनों अपने अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं। बाहर निकलने का विचार जितना पास आता जा रहा था, उतना ही यह जगह अपने असर को शांत और गहरा बनाती जा रही थी, जैसे बिना पकड़े बांधे रखना चाहती हूं। सुबह जब मैं बाहर निकला तो गांव पहले से भी शांत था। यह शांति अब अनजानी नहीं थी, लेकिन आज उसमें विदाई जैसा कुछ था। लोग अपने काम में लगे थे, पर आंखों में वह अनकहा भाव था जो किसी के जाने से पहले आता है। न रोकने का आग्रह, न धकेलने की जल्दी। मैं समझ गया कि यहां निर्णय व्यक्ति खुद करता है, समाज सिर्फ उसे स्वीकार करता है। यह समझ अपने आप में राहत देने वाली थी। मैं नदी की ओर गया, ये जानते हुए कि शायद आज वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी जाना जरूरी था। वहां बैठकर मैंने अपने पूरे सफर को एक साथ सोचने की कोशिश की। पहले दिन की जिज्ञासा, बीच के दिनों की चेतावनियां, और अब यह स्थिर समझ। नदी आज भी वैसी ही बह रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे उसका प्रवाह अब मेरे भीतर भी बह रहा हो, धीमा, बिना शोर के। यही मायोंग का असली सबक लगता था, तेज सच्चाइयां नहीं, स्थिर समझ। कुछ देर बाद वही आदमी पास आकर बैठा, जिसके साथ मैं पहले भी यहां चुपचाप बैठ चुका था। उसने बिना भूमिका के कहा कि कुछ लोग यहां आकर डर खोजते हैं, कुछ राहत और कुछ लोग दिशा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि दिशा मिलने के बाद देर तक खड़े रहना ठीक नहीं। यह बात न धमकी थी, न आदेश, बस एक तथ्य। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब मुझे पता था कि यहां तथ्य भी बहुत सोचकर बोले जाते हैं। दोपहर होते होते आसमान साफ था, लेकिन रोशनी कुछ मध्यम लग रही थी। गांव में कोई हलचल नहीं बढ़ी, न घटी, सब कुछ संतुलन में था। मैंने गेस्ट हाउस लौटकर धीरे धीरे अपने सामान को सहेजना शुरू किया, पूरे भरोसे के साथ नहीं, लेकिन तैयारी के भाव से। यह तय करना कि जाना है और तय कर लेना कि अभी नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर मायोंग में बहुत मायने रखता है। शाम के समय मैंने आखिरी बार गांव की पगडंडी पर लंबी चहलकदमी की। रास्ते वहीं थे, लेकिन मैं उन्हें अब पहचान से नहीं, स्मृति से देख रहा था। हर मोड़ पर कोई घटना याद नहीं आई, बल्कि कोई सीख याद आई।
यह अजीब था। डरावनी जगहों की यादें अक्सर घटनाओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन मायोंग मेरी स्मृति में विचारों की तरह बस रहा था। रात को गेस्ट हाउस के कमरे में बैठकर मैंने नोटबुक खोली और बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने यह स्वीकार करते हुए लिखा कि इस जगह ने मुझे जितना डराया उससे ज्यादा मुझे जिम्मेदार बनाया। यह लिखते समय मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, बिना किसी तेज मोड़ के, बिना किसी चौंकाने वाले दृश्य के। सोने से पहले बाहर हल्की हवा चली। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। यह पूरी तरह सामान्य रात थी और शायद यही इसकी सबसे असामान्य बात थी। मैं जानता था कि अब मुझसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, ना कोई संकेत मिल रहा है। यह मौन अनुमति जैसा था। तुमने जितना समझना था समझ लिया। उस रात मैंने गहरी नींद नहीं ली, लेकिन शांति से लेटा रहा। मन में कोई सवाल नहीं घूम रहा था, सिर्फ एक स्पष्टता थी। मायोंग ने मुझे रोका नहीं, लेकिन अब रुकने की वजह भी नहीं दी। और जब कोई जगह आपको बिना रोके जाने देती है तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने आंखें बंद करते हुए यह महसूस किया कि अगला दिन शायद इस यात्रा का सबसे सादा और सबसे निर्णायक दिन होगा, क्योंकि असली विदाई हमेशा बिना शोर के होती है और मायोंग शोर में विश्वास नहीं करता। 18वें दिन की सुबह मैंने पहली बार यह महसूस किया कि आज का दिन कुछ तय करेगा, लेकिन वह फैसला किसी घटना से नहीं, मेरे भीतर की स्थिरता से आएगा। नींद पूरी नहीं थी, फिर भी शरीर थका हुआ नहीं था। खिड़की खोलते ही वही पुरानी हवा आई, लेकिन अब उसमें बुलावा नहीं था। यह फर्क बहुत महीन था, पर मायोंग में महीन फर्क ही असल संकेत होते हैं। मैं बाहर निकला तो देखा कि गेस्ट हाउस के सामने की जमीन साफ की गई है। कोई नया निशान नहीं था, कोई रेखा नहीं खींची गई थी, लेकिन पिछली रेखाएं भी अब दिखाई नहीं दे रही थीं। यह पहली बार था जब मुझे लगा कि कुछ मिटाया नहीं गया, बल्कि अपना काम पूरा करके खुद ही हट गया। यह एहसास डर का नहीं था, बल्कि पूर्णता का था। जैसे कोई अध्याय समाप्त होकर शांतिपूर्वक बंद हो गया हो। गांव में आज कोई मुझे देखने नहीं रुका। यह उपेक्षा नहीं थी, बल्कि स्वीकृति का अंतिम रूप थी। यहां लोग तब तक देखते हैं जब तक जरूरत होती है, उसके बाद देखना रोक देना ही भरोसे का संकेत होता है। इस बदलाव ने मुझे भीतर तक छू लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया में भरोसा अक्सर नियंत्रण के साथ आता है, यहां भरोसा दूरी के साथ आता है। मैं आखिरी बार उस पीपल के पेड़ के पास गया जहां से मेरी शुरुआती समझ बनी थी। वहां अब कोई नहीं बैठा था। पेड़ वैसा ही था, पर मुझे लगा जैसे वह पहले से कम भारी है। शायद इसलिए क्योंकि मेरे मन का भार हल्का हो गया था। मैंने वहां बैठकर कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की, बस मौजूद रहा। मायोंग में मौजूद रहना भी एक तरह की सहभागिता है। दोपहर के वक्त मैं नदी के किनारे पहुंचा। पानी आज पहले से ज्यादा साफ लग रहा था, या शायद मेरी निगाह बदल चुकी थी। मैं देर तक बहते पानी को देखता रहा और यह स्वीकार किया कि इस यात्रा ने मुझे डराया नहीं, बल्कि मुझे संयम सिखाया। डर हमेशा असंतुलन पैदा नहीं करता, कभी कभी वह संतुलन की जरूरत बताता है। यही मायोंग का सबसे गहरा पाठ था। वापसी के रास्ते में उसी बुजुर्ग महिला से आखिरी बार सामना हुआ, जिसने पहले मुझे बिना शब्दों के पानी दिया था। आज उसने सिर्फ इतना कहा कि अब रास्ते तुम्हें उलझाएंगे नहीं। यह वाक्य सुनते ही मेरे भीतर एक शांत कंपन हुआ। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक तथ्य। और मायोंग में तथ्य ही सबसे मजबूत भाषा होते हैं। शाम को गेस्ट हाउस लौटकर मैंने पहली बार अपने जाने की ठोस तैयारी शुरू की। सामान समेटते हुए मुझे किसी चीज को छोड़ने का दुख नहीं हुआ, न ही किसी चीज को लेकर घबराहट। यह संतुलन दुर्लभ होता है और शायद इसलिए कीमती भी। अब यह जगह मेरे भीतर स्मृति की तरह सुरक्षित थी और स्मृति को साथ लेकर जाना आसान होता है। रात को मैंने अंतिम बार दिया जलाया। यह आदत बन चुकी थी, लेकिन आज उसमें जरूरत नहीं, सम्मान था। कमरे की दीवारों पर रोशनी स्थिर रही, न हिली न कांपी। यह छोटी सी बात मायोंग में बहुत कुछ कहती है। मैंने नोटबुक खोली और लिखा कि कुछ जगहें डराकर नहीं, समझाकर खुद से विदा लेती हैं। सोने से पहले मैंने बाहर अंधेरे को देखा। वह आज बिल्कुल सामान्य था, न भारी न चुपचाप देखने वाला, बस अंधेरा जैसा हर जगह होता है। और यही इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता थी। जब वह चाहता है तब वह सामान्य हो जाता है, ताकि आप उसे अपने साथ लेकर जा सकें, बिना बोझ के। उस रात मुझे यकीन हो गया कि अब कहानी का रुख वापसी की ओर है। कोई दौड़ नहीं, कोई पीछा नहीं, कोई अंतिम डरावना दृश्य नहीं, बस एक सीधी शांत राह
जैसी यहां से जाते समय ही मिलती है, अगर आपने सही समय पर सही दूरी बना ली हो। 19वें दिन की सुबह मैंने गेस्ट हाउस के कमरे में बहुत देर तक बैठकर बिताई। यह देरी आलस्य की नहीं थी, बल्कि एक तरह की विदाई की तैयारी थी। मायोंग में विदा होना भी सीख का हिस्सा है। यहां जल्दी उठकर निकल जाना ठीक नहीं माना जाता, और बहुत देर तक ठहर जाना भी नहीं। संतुलन यहां हर निर्णय में घुला हुआ है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहीं पगडंडी दिखी, लेकिन आज उस पर चलने की हड़बड़ी नहीं थी। मैं बाहर निकला और गांव के बीचों बीच कुछ देर खड़ा रहा। कोई मुझे रोकने नहीं आया, न ही किसी ने यह पूछा कि मैं जा रहा हूं या नहीं। यहां पूछना अक्सर जरूरी नहीं होता, इरादे अपने आप दिखाई देने लगते हैं। मैंने महसूस किया कि लोग अब मेरी चाल से समझ रहे थे कि मैं भीतर से लौटने की तैयारी कर चुका हूं। यह समझ साझा थी, व्यक्त नहीं। मैं उस जगह तक गया जहां कई दिन पहले पत्थरों का घेरा देखा था। आज वहां कुछ नहीं था। पत्थर बिखरे नहीं थे, हटाए भी नहीं गए थे, बस नजर नहीं आ रहे थे। यह दृश्य अजीब था, क्योंकि जमीन वही थी, पर अर्थ बदल चुका था। शायद कुछ व्यवस्थाएं तभी तक दिखाई देती हैं जब तक उनकी जरूरत होती है। यह एहसास शांत करने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था कि कुछ भी स्थायी भय नहीं होता, अगर समय पर समझ लिया जाए। दोपहर में मैंने उसी किसान से बात की जिससे पहले मुलाकात हुई थी। उसने बिना सवाल के कहा कि बाहर जाते समय रास्ता अलग लगता है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि जब भीतर कुछ बदल जाए तो वही रास्ता वापसी में नया हो जाता है। यह बात सुनकर मुझे समझ आया कि वापसी भी एक यात्रा होती है, और हर यात्रा सीख के बिना पूरी नहीं होती। शाम के वक्त मैंने गांव की आखिरी परिक्रमा की। इस बार मैंने किसी अनदेखे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। जो दिखा वही पर्याप्त था। कुछ घरों के बाहर रेखाएं नहीं थीं, कुछ जगहों पर दिए नहीं जले थे, और यह सब सामान्य लग रहा था। मायोंग की असाधारणता उसकी सादगी में ही छिपी रहती है। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी थी। रात को गेस्ट हाउस लौटकर मैंने अपना टिकट और नोट्स एक साथ रखे। यह पहला मौका था जब कागजों का वजन बराबर लगा। यात्रा और कहानी अब एक ही दिशा में जा रहे थे। मैंने अपने नोट्स में यह आखिरी वाक्य जोड़ा कि सच्चा डर कभी पीछा नहीं करता, वह सिर्फ दिशा बदल देता है। यह वाक्य लिखकर मुझे किसी अध्याय के पूरा होने का एहसास हुआ। सोने से पहले बाहर हल्की हवा चली। कोई संकेत नहीं, कोई आहट नहीं। इस सामान्यता में मुझे बहुत गहराई महसूस हुई। डर का न होना यहां राहत का नहीं, समझ का संकेत था। मैंने आंखें बंद की और बिना किसी सवाल के सो गया। यह मायोंग में शायद सबसे बड़ा भरोसा होता है। उस रात मुझे सपने नहीं आए, सिर्फ नींद आई, सच्ची और गहरी। और उसी नींद में मुझे यह स्वीकार हो गया कि अब मैं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, बिना किसी अधूरेपन के, बिना किसी दावे के। मायोंग ने जो देना था दे दिया था, शोर के बिना, डर के बिना, बस सीख के साथ। 20वें दिन की सुबह मैं तय समय से पहले उठ गया, लेकिन उठने में कोई बेचैनी नहीं थी। ये वही सुबह थी जिसका अंदाजा मुझे कई दिनों से था। न कोई डर, न कोई उत्सुकता, बस एक शांत तैयारी। बाहर की रोशनी वैसी ही थी जैसी हर दिन होती थी, मगर आज वह मुझे विदा देने आई हुई लग रही थी। मायोंग में विदाई कभी औपचारिक नहीं होती, वह बस समझ में आ जाती है। मैंने अपना सामान धीरे धीरे समेटा। हर चीज को उठाते हुए ऐसा लगा जैसे यह सब पहले ही तय हो चुका हो कि क्या साथ जाएगा और क्या यहीं रह जाएगा। कुछ भी छूटने का अफसोस नहीं था, क्योंकि असल में कुछ भी मेरा था नहीं। यहां जो मिला वह अनुभव था, और अनुभव सामान की तरह पैक नहीं होता। यह सोच बहुत सुकून दे रही थी। बाहर निकला तो गांव वैसा ही था, अपने काम में मग्न, बिना किसी विशेष बदलाव के। किसी ने मुझसे विदा नहीं ली, न मैंने किसी को बताया कि मैं जा रहा हूं। मायोंग में जाने से पहले जितना कम कहा जाए उतना बेहतर माना जाता है। शब्दों के बोझ के बिना निकलना यहां की रिवायत जैसी थी। मैं आखिरी बार चाय की दुकान पर रुका। वही आदमी वहां था, और इस बार उसने खुद चाय बना दी। हमने ज्यादा बात नहीं की, बस उसने इतना कहा कि जो यहां सीखा है उसे साबित करने मत जाना। यह वाक्य मेरे लिए पूरी यात्रा का सार बन गया। पत्रकार होने के नाते साबित करना मेरी आदत थी, लेकिन मायोंग ने मुझे समझाया था कि हर सीख प्रदर्शन नहीं मांगती। दोपहर के वक्त बस स्टैंड की ओर बढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि रास्ता सचमुच अलग लग रहा है। वही मोड़, वही दूरी, लेकिन अब उनमें कोई खिंचाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता मुझे पहचानता हो और शांति से बाहर की ओर छोड़ रहा हो। यह एहसास डरावना नहीं था, बल्कि बहुत मानवीय था। बस के इंतजार में खड़ा मैं आसपास देखता रहा। कोई अजीब घटना नहीं हुई,
कोई अंतिम संकेत नहीं मिला, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत था। मायोंग ने कभी आखिरी बार डराने की कोशिश नहीं की। उसने बस मुझे सामान्य दुनिया में वापस भेजने का फैसला किया था, जैसा कि हर संतुलित जगह करती है। बस आई और मैं बैठ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए गांव धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि अंदर कहीं भी खालीपन नहीं था। अक्सर डरावनी जगहों से लौटते समय मन भारी हो जाता है, लेकिन यहां मन स्थिर था। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ ठीक से समझ लिया है। सफर शुरू होते ही मैंने पहली बार नोटबुक खोली और आज की तारीख लिखी। लंबे समय बाद यह लिखते हुए हाथ नहीं रुके। मैंने बस यह लिखा कि मायोंग से लौटते समय डर साथ नहीं आता, सिर्फ विवेक आता है। यह वाक्य मेरे लिए खबर नहीं, व्यक्तिगत स्वीकार था। शाम ढलते ढलते जब बस दूर निकल चुकी थी, तब मैंने आखिरी बार पीछे देखने की कोशिश नहीं की। कुछ जगहों को पीछे देखने की जरूरत नहीं होती, उन्हें साथ लेकर चलना ही सही तरीका होता है। मायोंग अब मेरे पीछे नहीं, मेरे भीतर था, शोर के बिना, प्रभाव के साथ। उसी एहसास के साथ मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर की सड़क सामान्य थी, आकाश सामान्य था, और मैं भी सामान्य महसूस कर रहा था। और यही सामान्यता इस पूरी यात्रा का सबसे असाधारण अंत होने वाली थी, भले ही यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म न हुई हो। 21वें दिन का सूरज मायोंग से बहुत दूर उगा, लेकिन उसकी रोशनी मेरे भीतर अब भी उसी लय में फैल रही थी। बस की खिड़की से बाहर बदलते दृश्य देखता रहा। खेत, छोटे कस्बे, हलचल, सब कुछ सामान्य, फिर भी कुछ अलग। ये फर्क बाहर का नहीं था, भीतर का था। मायोंग से निकलकर समझ आया कि किसी जगह से दूर होना और उसके प्रभाव से दूर होना दोनों अलग बातें हैं। सफर के दौरान कई बार लोगों की बातचीत कानों तक आई, रोजमर्रा की बातें, हंसी, शिकायतें। पहले यह सब सामान्य लगता था, अब यह थोड़ा तेज जान पड़ा, जैसे मेरी सुनने की आदत बदल चुकी हो। मायोंग में शब्द कम थे, यहां बहुत थे, और मैं पहली बार यह महसूस कर रहा था कि ज्यादा शब्द कभी कभी सच को ढक देते हैं। पत्रकार के लिए यह एहसास चौंकाने वाला था, क्योंकि मेरा पेशा ही शब्दों पर टिका है। एक पड़ाव पर बस रुकी। चाय पीते हुए मैंने आसपास देखा। लोग जल्दी में थे, किसी को किसी से ज्यादा मतलब नहीं था। यह दृश्य डरावना नहीं था, लेकिन असंतुलित जरूर था। मुझे समझ आया कि मायोंग का डर उसकी जगह में नहीं, बल्कि उसके उलट माहौल में ज्यादा साफ दिखता है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई ठहराव नहीं। यह तुलना अपने आप में भारी थी। फिर बस चली। रास्ते में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह लौट आया। संदेश आने लगे, कॉल आने लगे। कुछ देर तक फोन हाथ में पकड़े रहा, फिर उसे बंद कर दिया। यह कोई परहेज नहीं था, बस एक जरूरत थी। कुछ बातें लौटते समय संभाल कर रखनी होती हैं, ताकि उनका अर्थ खो न जाए। मायोंग ने मुझे यही सिखाया था, हर चीज को तुरंत साझा करना जरूरी नहीं। शाम तक मैं बड़े शहर के पास पहुंच चुका था। इमारतें दिखाई देने लगीं, शोर बढ़ने लगा। ये वही दुनिया थी जहां से मैं चला था, लेकिन अब मेरा लौटना वैसा नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मैं यहां डर की कहानी लेकर नहीं लौटा हूं, बल्कि एक जिम्मेदारी लेकर लौटा हूं। किस तरह की कहानी सुनानी है और किस तरह की नहीं। रात को होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने अपने कपड़े रखे और खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग जल्दी में थे। कोई मुझे नहीं जानता था, कोई मेरी यात्रा से प्रभावित नहीं था। यह सामान्य स्थिति थी, लेकिन मुझे इसमें एक सुकून भी मिला। मायोंग ने मुझे अलग नहीं किया था, उसने मुझे ज्यादा सजग बनाया था। मैंने नोटबुक खोली और लिखा कि डर से लौटना आसान होता है, लेकिन समझ के साथ लौटना भारी होता है। क्योंकि अब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रुकते हैं, और रुकना आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है। यह लिखते वक्त मुझे पहली बार इस पूरी यात्रा का वास्तविक भार महसूस हुआ। सोने से पहले मैंने यह तय किया कि अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होगा। अब यह सफर जंगलों और गांवों का नहीं, शब्दों और निर्णयों का होगा। मायोंग पीछे छूट गया है, लेकिन उसका प्रश्न मेरे साथ है। आप जो जानते हैं उसका करेंगे क्या? और यही प्रश्न इस कहानी को उसके अंत तक ले जाएगा, बिना किसी शोर के, ठीक उसी तरह जैसे यह शुरू हुई थी। 22वें दिन की शुरुआत शहर की तेज आवाजों से हुई, लेकिन मेरे भीतर एक धीमी चाल बनी रही। यह अजीब था कि जहां तकाजे बढ़ गए थे, वहीं मन ने रुकना सीख लिया था। न्यूज रूम के फोन, ईमेल, संदेश सब लौट आए थे, पर उनकी तात्कालिकता अब पहले जैसी हुकूमत नहीं करती थी।
मायोंग से लौटकर यह समझ साफ हो गई थी कि हर सूचना को खबर बनाना जरूरी नहीं और हर खबर को शोर बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने नोट्स को क्रम से रखा, लेकिन उन्हें पढ़ना शुरू नहीं किया। यह टालना नहीं था, यह तैयारी थी। कुछ अनुभव तुरंत पढ़े जाए तो अपने ही अर्थ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले अपनी दिनचर्या सामान्य की। दफ्तर पहुंचना, लोगों से मिलना, बिना जल्दबाजी सुने रहना। सहकर्मियों ने पूछा कि यात्रा कैसी रही। मैंने संक्षेप में कहा, सीखने वाली। यह जवाब अधूरा था लेकिन सुरक्षित था। मायोंग ने मुझे सिखाया था कि हर दरवाजा एक साथ नहीं खोला जाता। दोपहर को संपादक से मुलाकात हुई। उन्होंने विषय की संभावना देखी, रहस्य, डर, दर्शक। मैंने उनकी आंखों में उत्सुकता पहचानी और अपनी सीमा भी। मैंने कहा कि कहानी लिखी जाएगी, लेकिन सनसनी के लिए नहीं। यह कहना आसान नहीं था, यह जोखिम भरा भी था, पर अब जोखिम का अर्थ बदल चुका था। जोखिम अब करियर का नहीं, विवेक का था। शाम तक मैंने नोटबुक खोली और पहली बार शहर में बैठकर मायोंग के शब्दों को पढ़ा। वे बदल नहीं गए थे, पर उनका असर गहरा हो गया था। हर पंक्ति के पीछे एक ठहराव था, एक चेतावनी, एक सीख। मैंने यह महसूस किया कि अगर मैंने इसे किसी भूत प्रेत की तरह पेश किया तो वह झूठ होगा, और अगर इसे पूरी तरह तटस्थ बना दिया तो अधूरा। सही रास्ता इन दोनों के बीच था, सीमाओं के भीतर सच। रात को घर लौटते समय सड़क पर शोर था, रोशनी थी, विज्ञापन थे। फिर भी मन किसी जंगल के रास्ते पर ठहरा हुआ था, जहां शब्द कम और अर्थ ज्यादा थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मायोंग की सबसे बड़ी विरासत डर नहीं, संयम है। यह संयम अब मेरे फैसलों में उतरने लगा था। सोने से पहले मैंने तय किया कि कहानी को क्रम में लिखूंगा, घटनाओं से नहीं, अनुभवों से। जो दिखा वही लिखूंगा, जो समझा उसे जिम्मेदारी के साथ रखूंगा, और जो नहीं समझा उसे ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। यह निर्णय आसान नहीं था, पर मायोंग ने मुझे यह साहस दिया था कि अधूरा सच भी सच होता है। उस रात नींद आई, शहर की आवाजों के बीच। कोई सपना नहीं, कोई भय नहीं, बस एक स्पष्टता कि अगले हिस्से में असली चुनौती शुरू होगी। शब्दों को उस जगह का सम्मान देना जिसने शोर से ज्यादा मौन पर भरोसा किया। 23वें दिन मैं लिखने से पहले बहुत देर तक खाली पन्ने को देखता रहा। यह खालीपन डरावना नहीं था, लेकिन भारी जरूर था। जैसे पन्ना मुझसे पूछ रहा हो कि क्या तुम अब भी वही लिखोगे जो लोग सुनना चाहते हैं, या वह जो लिखना जरूरी है। शहर की सुबह अपने पूरे शोर के साथ चल रही थी, हॉर्न, कॉल, सूचनाएं। लेकिन मेरे भीतर वह धीमी लय बनी हुई थी जो मायोंग ने सिखाई थी। मैंने समझ लिया था कि कहानी की सबसे कठिन परत अब शुरू हो रही है। मैंने पहला वाक्य लिखा और फिर काट दिया। दूसरा लिखा, उसे भी रहने नहीं दिया। शब्द सच के आसपास घूम रहे थे, लेकिन सीधे उसे छूने से बच रहे थे। यह झिझक कला की नहीं, जिम्मेदारी की थी। मायोंग ने मुझे यह सिखाया था कि सच को तेज रोशनी में लाने से वह कभी कभी जल जाता है। उसे वैसी ही रोशनी चाहिए जैसी वह खुद चुनता है। यह समझते हुए मैंने लिखने की गति कम कर दी। दोपहर तक मैं कुछ पन्ने लिख पाया, लेकिन वे पन्ने कहानी नहीं थे, वे चेतावनियां थीं, अपने लिए लिखी गई चेतावनियां। मैंने लिखा कि अगर मैं इस कहानी को सिर्फ डर का रूप दूंगा तो मैं उस जगह के लोगों के साथ अन्याय करूंगा, और अगर मैं डर को पूरी तरह नकार दूंगा तो अपने अनुभव से झूठ बोलूंगा। इस दौराहे ने मुझे थका दिया, लेकिन पीछे हटने का विकल्प अब नहीं था। शाम को मैंने उन हिस्सों को फिर पढ़ा जहां मैंने पहली बार चेतावनी महसूस की थी। रेखाएं, कागज, मौन संकेत। अब वे मुझे अलग तरह से दिख रहे थे। वे डराने के औजार नहीं थे, बल्कि व्यवस्था के संकेत थे। ये सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि शहर में व्यवस्था कानून से आती है और मायोंग में समझ से। यही अंतर इस कहानी की रीढ़ बन सकता था। रात को संपादक का संदेश आया, ड्राफ्ट कब तक? मैंने जवाब नहीं दिया। यह टालना नहीं था, बल्कि समय मांगना था। कुछ कहानियां समय से आगे नहीं चल सकती, वरना वे टूट जाती हैं। मैंने फोन साइड में रखा और वापस लिखने बैठ गया। अब शब्द थोड़े सहज हो गए थे, जैसे पन्ना भी यह समझ गया हो कि मैं उसे बेचने नहीं, निभाने आया हूं। लिखते लिखते मुझे यह स्पष्ट हुआ कि पाठक के लिए यह कहानी भूतिया नहीं होगी, लेकिन बेचैन करने वाली जरूर होगी। क्योंकि असली डर वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो इंसान को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। मायोंग यही करता है, वह आपको आपके भीतर छोड़ देता है। रात देर तक लिखने के बाद मैंने पन्ना बंद किया। थकान थी, लेकिन अपराध बोध नहीं था। यह महत्वपूर्ण था। मैंने महसूस किया कि अब कहानी का अंत दूर नहीं है,
अब सवाल यह नहीं था कि मायोंग क्या है, बल्कि यह था कि उससे लौटकर मैं क्या बन गया हूं। और इस सवाल का जवाब किसी डरावने दृश्य में नहीं, बल्कि शांत स्वीकार में मिलेगा। उस रात सोते वक्त मैंने शहर की आवाजों को मायोंग की खामोशी से नहीं तौला। दोनों अपने अपने स्थान पर सही लगे। यह संतुलन ही इस यात्रा का असली निष्कर्ष बन रहा था, जहां डर समझ में बदलकर रास्ता दिखाता है और कहानी बिना शोर के अपने अंत की ओर बढ़ती है। 24वें दिन की सुबह लिखे हुए पन्नों के भार के साथ आई। यह भार थकान का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का था। वह जिम्मेदारी जो तब आती है जब आप किसी अनुभव को सार्वजनिक करने वाले होते हैं। बाहर शहर अपनी तय गति से चल रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक रुकावट थी, जैसे मन कह रहा हो कि आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे देखकर यह पक्का कर लो कि कुछ छूटा तो नहीं। मायोंग ने सिखाया था कि जल्दबाजी अक्सर वही छेद बनाती है जहां से सच्चाई बहकर निकल जाती है। मैंने ड्राफ्ट को फिर से पढ़ना शुरू किया, इस बार लेखक की तरह नहीं, बल्कि एक बाहरी पाठक की तरह। कुछ वाक्य बहुत तेज लग रहे थे, कुछ बहुत हल्के। मैंने कई जगहों पर शब्द बदले, कई जगहों पर पूरे वाक्य हटा दिए। हटाते समय कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अब समझ था कि कम कहने से बात छोटी नहीं होती। मायोंग की भाषा कम शब्दों की भाषा थी, वही भाषा मुझे भी अपनानी थी। दोपहर तक मैंने एक स्पष्ट ढांचा महसूस किया। कहानी डर से शुरू होकर समझ पर रुकती है। यह यात्रा सीधी नहीं थी, लेकिन ईमानदार थी। इसी बीच दफ्तर से कॉल आया। पूछा गया कि क्या कुछ ठोस मिला। मैंने जवाब दिया कि मिला है, पर वह बेचने लायक नहीं, समझने लायक है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही, वही खामोशी जो मायोंग में बहुत कुछ कह जाती थी। फिर कॉल कट गया। शाम को मैं टहलने निकला। शहर की सड़कों पर चलते हुए मुझे बार बार मायोंग की पगडंडियां याद आती रहीं। संकरी, शांत, लेकिन भरोसेमंद। यहां सड़कें चौड़ी थीं, लेकिन भरोसा शोर में घुला हुआ था। इस तुलना में कोई श्रेष्ठता नहीं थी, सिर्फ फर्क था, और यही फर्क मैं अपनी कहानी में रखना चाहता था, बिना फैसला सुनाए। रात को वापस लौटकर मैंने अंतिम हिस्सों पर काम किया। कहीं कहीं मैंने साफ लिखा कि मैं नहीं जानता। यह वाक्य पहले मुझे कमजोर लगता था, अब मजबूत। मायोंग ने मुझे सिखाया था कि अनजान होना अपराध नहीं, दिखावटी निश्चितता अपराध होती है। इस स्वीकार के साथ कहानी और साफ हो गई। सोने से पहले मैंने नोटबुक बंद की और खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी दूर तक फैली थी, फिर भी मुझे किसी अंधेरे की कमी नहीं लगी। मुझे एहसास हुआ कि डर अंधेरे से नहीं, जल्दबाजी से पैदा होता है, और जब आप रुक कर देखते हैं तो अंधेरा भी अपना आकार खो देता है। उस रात मैंने तय किया कि अगला हिस्सा समापन की ओर कदम होगा, नाटकीय नहीं, सधा हुआ, मायोंग की तरह। क्योंकि कुछ कहानियां वो तालियों पर नहीं, समझ पर खत्म होती हैं। 25वें दिन की सुबह यह एहसास लेकर आई कि अब कहानी मुझसे आगे निकल चुकी है, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं। यह अजीब संतुलन था, जैसे कोई नदी किनारे के साथ बहती है, उसे काटती नहीं। मैंने कंप्यूटर खोला, ड्राफ्ट सामने था, और शब्द आज पहली बार डर नहीं दे रहे थे। वे शांत थे, जैसे जानते हों कि उनका काम अब डर दिखाना नहीं, दिशा देना है। शहर की सुबह हमेशा की तरह तेज थी, पर मेरे भीतर गति तय हो चुकी थी। मैंने आज किसी से बात नहीं की, न फोन उठाया, न संदेशों का जवाब दिया। यह अलगाव जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि समापन से पहले शोर अंदर घुस जाए तो आखिरी सच भी शोर जैसा बन जाता है। मैंने कहानी के उन हिस्सों को पढ़ा जहां मायोंग सबसे रहस्यमय लगता है, और पाया कि रहस्य वहां नहीं, मेरी शुरुआती नजर में था। यह पहचान अपने आप में बड़ी राहत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कहानी का डर बाहर नहीं, भीतर से पैदा हुआ था, और भीतर ही सुलझा भी था। दोपहर तक मैंने कुछ छोटे बदलाव किए। कहीं कहीं मैंने देखा कि जगह मुझे लगा लिखा, और कहीं हुआ की जगह महसूस हुआ। यह भाषा का खेल नहीं था, बल्कि ईमानदारी का अभ्यास। पत्रकारिता में सटीकता शब्दों से आती है, लेकिन अनुभव की सटीकता भावों से। मायोंग ने मुझे यह फर्क सिखाया था, और आज वही फर्क कहानी की रीढ़ बन रहा था। शाम के वक्त संपादक का फिर संदेश आया, आखिरी ड्राफ्ट कब? मैंने इस बार जवाब दिया, जल्द, पर सही समय पर। यह कोई टालना नहीं था, बल्कि भरोसे का दावा था। भरोसा की कहानी समय से बड़ी है, और सही समय खुद अपना रास्ता बना लेता है। यह जवाब भेजते ही मुझे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने भीतर रखी चिंता की गांठ खोल दी हो। रात को मैंने एक अध्याय पूरी तरह पढ़ा और बंद कर दिया। पहली बार मन में यह सवाल नहीं आया
कि लोग क्या सोचेंगे। इसके बजाय यह सवाल साफ था, क्या मैंने उस जगह का सम्मान रखा है? जवाब भीतर से आया, हाँ, क्योंकि मैंने जहां नहीं जाना चाहिए था वहां नहीं गया। यही मायोंग का असली नियम था और मैंने उसे माना था। सोने से पहले मैं बालकनी में खड़ा रहा। नीचे शहर चल रहा था, ऊपर आसमान शांत था। दोनों अपने अपने ढंग से सही थे। मुझे एहसास हुआ कि समापन किसी धमाके से नहीं, बल्कि स्वीकार से होगा। यह कहानी भी वहीं जा रही थी, एक ऐसे बिंदु की ओर जहां डर पीछे रह जाता है और समझ आगे चलती है। उस रात नींद गहरी थी। कोई सपना नहीं, कोई संकेत नहीं, बस यह स्पष्ट था कि अब अगले हिस्से में मैं कहानी को दुनिया के हवाले कर दूंगा, बिना शोर के, बिना दावा किए, ठीक वैसे ही जैसे मायोंग ने मुझे अपने अनुभव के हवाले किया था। 26वें दिन की सुबह मैंने कहानी को पहली बार बिना किसी संपादन की मंशा के पढ़ा। यह पढ़ना जांच का नहीं था, स्वीकार का था। शब्द अब अपनी जगह पर टिक चुके थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि उन्हें कहां रुकना है। मुझे यह एहसास हुआ कि कहानी का सबसे कठिन काम डर पैदा करना नहीं था, बल्कि डर को सही जगह पर छोड़ देना था। मायोंग ने यही सिखाया था, हर चीज को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं, कुछ बोझ रास्ते में उतार दिए जाते हैं। दोपहर तक मैंने अंतिम पंक्तियों पर हाथ नहीं लगाया। बार बार लगा कि कुछ और जोड़ा जा सकता है, कोई अनुभव, कोई संकेत। फिर उसी पल यह भी समझ आया कि जोड़ने की इच्छा अक्सर अधूरापन नहीं, बल्कि असंतोष दिखाती है। और मैं अब असंतुष्ट नहीं था। कहानी पूरी नहीं, पर पूर्ण लग रही थी। यह फर्क मायोंग में रहकर साफ हो गया था। शाम को दफ्तर पहुंचा तो माहौल सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरे भीतर कैसी शांति चल रही है। मैंने ड्राफ्ट ईमेल में जोड़ा, लेकिन भेजने से पहले कुछ मिनट रुका। यह रुकना डर का नहीं था, बल्कि भरोसे का था, खुद पर और उस अनुभव पर जिसे शब्दों में बांधा गया था। फिर बिना किसी भावनात्मक उथल पुथल के भेज दिया। ईमेल भेजते ही कोई राहत नहीं आई, कोई घबराहट भी नहीं। यह तटस्थता मेरे लिए नई थी। आमतौर पर कहानी भेजते समय दिल तेज धड़कता है, प्रतिक्रिया की उम्मीद रहती है। आज न उम्मीद थी न डर, बस यह एहसास था कि अब मेरा काम खत्म हो गया है और कहानी का काम शुरू। रात को घर लौटते वक्त सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक मायोंग की वह शाम याद आई जब चेतावनी वाला कागज मिला था। आज भी चेतावनी वही थी, बस रूप बदल गया था। शब्दों के साथ सावधान रहो। मैं उस चेतावनी को मानते हुए यहां तक पहुंचा था। शायद इसी वजह से आज मन हल्का था। सोने से पहले मैंने खुद से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या यह कहानी किसी को डराएगी? जवाब साफ था, शायद नहीं। लेकिन क्या यह किसी को सोचने पर मजबूर करेगी? हाँ। और यही उस जगह के साथ ईमानदारी थी जहां डर दिखाने से ज्यादा जरूरी डर की वजह समझना था। उस रात नींद आई, लेकिन गहरी नहीं। बीच बीच में आंख खुलती रही, पर मन में कोई बेचैनी नहीं थी। बस यह एहसास था कि अब समापन दूर नहीं, कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी, और उस मोड़ पर कोई परछाई नहीं, सिर्फ एक साफ रास्ता दिखाई दे रहा था, सीधा, सामान्य और सुरक्षित। 27वें दिन की सुबह किसी प्रतिक्रिया के इंतजार में नहीं खुली। यह मेरे लिए नया अनुभव था, क्योंकि अब तक हर प्रकाशित ड्राफ्ट के साथ मन किसी न किसी हलचल की उम्मीद करता था। आज ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल स्क्रीन शांत थी, मेल बॉक्स खाली, लेकिन इस शांति में खालीपन नहीं था। यह वही शांति थी जो मैंने मायोंग में महसूस की थी, जब कुछ साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। मैंने दिन की शुरुआत सामान्य कामों से की। अखबार देखा, कॉफी बनाई, खिड़की से बाहर सड़क को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरा देखने का ढंग बदल चुका था। अब हर चीज में मुझे तुरंत निष्कर्ष नहीं दिखता था। लोग तेज चल रहे थे, गाड़ियां भाग रही थीं, खबरें बदल रही थीं, और मैं पहली बार उनके बीच ठहर कर खड़ा रह पाया। यह ठहराव डर से नहीं, समझ से आया था। दोपहर के वक्त संपादक का फोन आया। उन्होंने बस इतना कहा कि कहानी पढ़ी है और उसे जल्दी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा सुनकर घबराहट होती, लेकिन आज सुकून हुआ, क्योंकि मायोंग ने मुझे यही सिखाया था कि हर बात का समय होता है, और जल्दबाजी अक्सर कहानी से ज्यादा लेखक को नुकसान पहुंचाती है। फोन रखते समय मन में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक स्वीकार था। शाम होते होते मुझे एहसास हुआ कि मैं बार बार मायोंग को याद नहीं कर रहा हूं। यह भी एक बदलाव था। पहले डरावने अनुभव पीछा करते हैं, स्मृति में बार बार लौटते हैं, लेकिन जो अनुभव समझ बन जाए वह पीछा नहीं करता, वह रास्ता बन जाता है। मायोंग अब स्मृति में नहीं, व्यवहार में दिख रहा था।
यह शायद सबसे स्थायी असर था। रात को मैंने पुराने नोट्स फिर खोले। पहले दिन का उत्साह, बीच का डर और आखिरी दिनों की स्थिरता। इन्हें एक साथ पढ़कर समझ आया कि यह यात्रा रेखीय नहीं थी। डर कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी गायब हुआ, लेकिन एक चीज स्थिर रही, सीमा। मैंने हर मोड़ पर सीमा का सम्मान किया और शायद इसी वजह से कहानी सुरक्षित रही और मैं भी। सोने से पहले बालकनी में खड़ा मैं शहर की रोशनी को देखता रहा। ये रोशनियां मायोंग की तरह नहीं थी, लेकिन न तो बेहतर थीं न बदतर। हर जगह अपनी जरूरत का अंधेरा और रोशनी होती है। मायोंग ने मुझे यह सिखाया था कि तुलना करने से ज्यादा जरूरी समझना है, और यह समझ अब शहर में भी काम आ रही थी। उस रात नींद आई तो सपनों में कोई परछाई नहीं थी, बस रास्ते थे, चौड़े, सीधे और साफ। ये डरावनी कहानी के अंत से अलग सपना था, लेकिन शायद यही इसका सही संकेत था, क्योंकि जब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है तब डर नहीं बढ़ता, स्पष्टता बढ़ती है। मैं यह जान चुका था कि अब सिर्फ कुछ हिस्से बाकी हैं। कोई चौंकाने वाला मोड़ नहीं आएगा, कोई अचानक खुलासा नहीं होगा। अंत वही होगा जो शुरू से तय था, सुरक्षित, शांत और जिम्मेदारी के साथ। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई भी थी। 28वें दिन की सुबह हल्की सी थकान के साथ आई, लेकिन यह थकान मन की नहीं थी। यह उस लंबे मानसिक सफर की स्वाभाविक थकान थी जिसमें इंसान बहुत कुछ भीतर समेटता है और उसे सही जगह पर रखने की कोशिश करता है। शहर अब फिर से वही शहर लगने लगा था, पर मैं वही नहीं रहा था जो वहां से गया था। यह फर्क भीतर का था और इसलिए शांत था। मैंने दिन की शुरुआत उन छोटे कामों से की जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर की सफाई, कागजों को क्रम में रखना, पुराने नोट्स को अलग अलग फोल्डर में रखना। यह सब करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में अपने भीतर की चीजों को भी व्यवस्थित कर रहा हूं। मायोंग ने अव्यवस्था नहीं दी थी, उसने सिर्फ यह दिखाया था कि अव्यवस्था को कैसे संभालना है। दोपहर में कुछ पाठकों के संदेश आए। किसी ने लिखा कि कहानी पढ़कर डर नहीं लगा, लेकिन देर तक बेचैनी रही। किसी ने कहा कि पहली बार किसी जगह के रहस्य को बिना तोड़े समझाने की कोशिश देखी। ये प्रतिक्रियाएं न तारीफ थीं, न आलोचना, बल्कि संवाद थीं। मुझे यही संतोष दे रही थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही था, डर पैदा करना नहीं, संवाद खोलना। मैंने महसूस किया कि कहानी अब मेरे नियंत्रण में नहीं है, वह पाठकों के अनुभव से बदल रही है, जैसे मायोंग खुद समय के साथ अपने लोगों के अनुभव से बदलता है। यह एहसास किसी लेखक के लिए मुक्तिदायक होता है। जब कहानी अपनी जिंदगी खुद जीने लगती है, तब लेखक को उसे बचाने की जरूरत नहीं रहती। शाम को टहलते हुए मैंने सड़क के किनारे लगे पेड़ों को देखा। वे किसी जंगल जैसे नहीं थे, फिर भी उनमें स्थिरता थी। मुझे अचानक वही पीपल का पेड़ याद आया जहां से मेरी समझ की शुरुआत हुई थी। फर्क बस इतना था कि अब मुझे किसी खास जगह की जरूरत नहीं थी, सीख साथ चल रही थी। रात को घर लौटकर मैंने डायरी खोली और मायोंग के नाम एक छोटा सा नोट लिखा। यह नोट किसी रहस्य के लिए नहीं था, बस एक धन्यवाद था, बिना आवाज, बिना उम्मीद। मैंने यह भी लिखा कि मैं लौट आया हूं, सही सलामत। किसी ने पीछा नहीं किया, किसी ने रोका नहीं। यह वाक्य लिखते हुए मुझे हल्की मुस्कान आई, क्योंकि डरावनी कहानियों में यही सबसे असामान्य अंत होता है। सोने से पहले मैंने खिड़की बंद की और कमरे की लाइट धीमी कर दी। अंधेरा सामान्य था, सुरक्षित था, कोई बेचैनी नहीं, कोई कल्पना नहीं। मैंने महसूस किया कि जब इंसान अपने डर का स्रोत समझ लेता है, तो अंधेरा भी डराने की कोशिश छोड़ देता है। अब बस 2 हिस्से बाकी थे, कोई तेज मोड़ नहीं, कोई खुलासा नहीं, सिर्फ एक सीधा समापन, जैसा हर जिम्मेदार यात्रा का होता है। यह सोचकर मैं शांति से सो गया, इस भरोसे के साथ कि कहानी सही दिशा में अपनी आखिरी सांसें ले रही है, बिना किसी शोर के, बिल्कुल वैसे ही जैसे मायोंग ने सिखाया था। 29वें दिन की सुबह मैंने बहुत सादगी के साथ शुरू की, जैसे जानता हूं कि आज किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं है, बस उसे उभरने देना है। शहर की दिनचर्या लौट चुकी थी, काम, आवाजें, चलना, और मेरे भीतर भी एक सहज स्वीकार था। अब न तो मायोंग की याद किसी रहस्य की तरह चुभती थी, न ही उसकी खामोशी किसी खालीपन की तरह लगती थी। वह स्मृति बन चुकी थी, और स्मृति तब सुकून देती है जब उसे बोझ नहीं बनाया जाता। मैंने आज जानबूझकर कहानी के किसी हिस्से को नहीं पढ़ा। यह दूरी इसलिए नहीं थी कि कुछ भूल जाऊं, बल्कि इसलिए कि जो सीख भीतर उतर चुकी है उसे बार बार देखने की जरूरत नहीं होती। मायोंग की सबसे बड़ी देन यही थी,
वह आपको आदतों से नहीं बांधता, बल्कि समझ से मुक्त करता है। यही कारण था कि अब मैं बिना किसी डर या मोह के आगे बढ़ पा रहा था। दोपहर में एक सामान्य सी बातचीत के दौरान किसी ने मुझसे पूछा कि उस जगह पर क्या सच में कुछ होता है। मैंने जवाब दिया कि वहां सबसे ज्यादा वही होता है जो हर जगह होना चाहिए, सीमाओं का सम्मान। यह कहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कहानी का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि एक दृष्टि साझा कर रहा हूं। यह अंतर सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर डरावनी कहानी और जिम्मेदार अनुभव के बीच की रेखा बनाता है। शाम को टहलते हुए मुझे लगा कि अब मैं जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता। कोई परछाई दिखे तो उसे परछाई ही रहने देता हूं। कोई खामोशी मिले तो उसे भरने की कोशिश नहीं करता। यह बदलाव मेरे भीतर स्थायी लग रहा था, क्योंकि यह किसी घटना से नहीं, अभ्यास से आया था। मायोंग ने यही सिखाया था कि अभ्यास बिना शोर के चलता है और उसी में सुरक्षा है। रात को जब मैं घर लौटा तो टेबल पर रखी नोटबुक पर नजर गई। मैंने उसे खोला नहीं। यह जानना कि आप खोल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, अपने आप में एक सीख है। मैंने महसूस किया कि अब कहानी को किसी आखिरी संकेत या पुष्टि की जरूरत नहीं है। उसे जो कहना था वह कह चुकी है। सोने से पहले मैंने एक बात साफ मन में रखी कि कहानी का अंतिम हिस्सा किसी घटना से नहीं, घर लौटने की सामान्यता से बनेगा, क्योंकि सबसे डरावनी यात्राओं का सबसे सुरक्षित अंत वही होता है जहां कोई पीछा नहीं करता, कोई छाया साथ नहीं आती, और इंसान वही बनकर लौटता है जो वह होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा सजग, थोड़ा ज्यादा शांत। उस रात नींद बिल्कुल सामान्य थी, न सपना न बेचैनी, और उस सामान्यता में मैंने समझा कि यही अंतिम संकेत है। जब डर अपनी जरूरत पूरी कर देता है तो वह चला जाता है। जो बचता है वह समझ होती है, और समझ ही वह चीज है जिसे कोई जगह अपने साथ बांध कर नहीं रखती, उसे आप खुद साथ लेकर चलते हैं। अब सिर्फ आखिरी हिस्सा बाकी था। कोई चौंकाने वाला मोड़ नहीं, कोई खुला सवाल नहीं, बस एक साफ समाप्ति, जैसे दरवाजा धीरे से बंद किया जाए बिना आवाज किए, ताकि बाहर की दुनिया और भीतर की सीख दोनों सुरक्षित रहें। 30वें दिन की सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी भी सामान्य दिन की होती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। कोई संकेत नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई पीछे खींचने वाली भावना नहीं। मैं घर पर था, अपने कमरे में, अपने शहर में, अपनी दिनचर्या के बीच, और इस अपने में कहीं भी मायों का डर नहीं था, सिर्फ उसकी समझ थी। यही वह बिंदु था जहां यह यात्रा बिना शोर के पूरी होती है। मैंने खिड़की खोली। बाहर वही सड़क, वही आवाजें, वही लोग। कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता था, लेकिन मैंने भीतर महसूस किया कि देखने की आदत बदल चुकी है। अब हर अंधेरी चीज डरावनी नहीं लगती थी, और हर रोशनी भरोसेमंद नहीं। यह संतुलन मायोंग ने दिया था, बिना कुछ छीने, बिना कुछ थोपे। यही वजह थी कि मैं सुरक्षित लौटा, सही सलामत, बिना किसी पीछा करती छाया के। उस दिन मैंने किसी को कहानी सुनाने की कोशिश नहीं की, न परिवार को, न दोस्तों को। यह चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि पूर्णता की थी। कुछ यात्राएं तभी पूरी होती हैं जब उन्हें जरूरत से ज्यादा नहीं दोहराया जाता। मायोंग मेरे शब्दों में नहीं, मेरे व्यवहार में उतर चुका था, रुककर सुनने में, सीमाएं पहचानने में, और हर चीज पर तुरंत निष्कर्ष न निकालने में। दोपहर को मैंने वही काम किए जो हर आम दिन में किए जाते हैं। चाय बनाई, किताब के कुछ पन्ने पढ़े, फोन पर जरूरी बातें की। इनमें कोई रहस्य नहीं था, और इसी सामान्यता में मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला। अगर कोई जगह आपको डर दिखाकर बदल दे तो वह कहानी बनती है, लेकिन अगर वह आपको सामान्य लौटने दे तो वह सीख बन जाती है। मायोंग सीख बन चुका था। शाम को मैंने अपनी नोटबुक आखिरी बार खोली, कोई नया वाक्य जोड़ने के लिए नहीं, बस यह देखने के लिए कि सब कुछ वही है जहां होना चाहिए। फिर मैंने उसे बंद किया और अलमारी में रख दिया। डरावनी यात्राओं की असली पहचान यही होती है। वे आपको लिखते रहने पर मजबूर नहीं करती, वे आपको जीने देती हैं। रात को घर की बत्ती बुझाकर लेटा तो अंधेरा वैसा ही लगा जैसा हमेशा लगता है, साधारण, शांत, न कोई परछाई, न कोई आहट। उस अंधेरे में मुझे यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि सबसे सुरक्षित वापसी वही होती है जहां इंसान डर लेकर नहीं, समझ लेकर लौटे। और मैं वहीं लौटा था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, बिना किसी मौत के, बिना किसी चौंकाने वाले दृश्य के, बिना किसी अधूरे डर के। एक पत्रकार मायोंग गया, देखा, समझा,
और समय पर लौट आया। कुछ जगहें आपको रोकती नहीं, बस सिखा देती हैं कि कब रुकना नहीं चाहिए। मायोंग ने भी यही किया, और यही इसकी सबसे खौफनाक सच्चाई भी है कि डर अगर समझ में बदल जाए तो वह पीछा नहीं करता, वह रास्ता दिखाता है। अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ बने रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं सुनी, बल्कि एक अनुभव जिया है। मयोंग असम ब्लैक मैजिक की यह आंखों देखी आप बीती हमें यही सिखाती है कि डर हमेशा चीख चिल्लाहट या खून खराबे से नहीं आता। कभी कभी वह खामोशी में, सीमाओं में और समझ में छिपा होता है। एक पत्रकार के इस सफर का अंत सुरक्षित घर वापसी से हुआ, लेकिन मायोंग का असर सोचने की आदत में बदल गया और शायद आप पर भी कुछ सवाल छोड़ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल ग्राउंड टच हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, जहां कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा भी जाती है, तो वीके हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां, रहस्यमय जगहों की आप बीती और ऐसी हॉरर स्टोरीज जो दिमाग में देर तक घूमती रहती हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन सकें। मैं हूं वीके, मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में। तब तक याद रखिए, हर डर खतरनाक नहीं होता, कुछ डर आपको जिंदा रहने का तरीका सिखाते हैं।